अस्सलाम वालेकुम जी। सुबह सवेरे पाकिस्तान में बहुत खुशामदीद। मैं हूँ शिफा यूसुफ सईद और मैं हूँ वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई, और बल्कि डबल शुक्र है। डबल शुक्र है, बिल्कुल डबल शुक्र है, क्योंकि दो जीतें हमारी मुकद्दर में कल आई हैं। बिल्कुल, एक इतवार का दिन था, बड़ा ज़बरदस्त दिन था। दो मैदानों में पाकिस्तान ने दिखा दिया कि भाई चैंपियन तो हम ही है। कमाल है, ज़बरदस्त काम हो गया। बिल्कुल। एक तो था भाई हमजा खान, उन्होंने तो कमाल ही कर दिया। स्क्वॉश में वो जूनियर चैंपियनशिप में वर्ल्ड चैंपियन बन गए, और बड़े अरसे बाद पाकिस्तान को इस खेल में इस लेवल की, क्या बात कर रही हैं आप, सिर्फ 37 साल बाद, ओनली 37 ईयर्स। हाँ, 37 ईयर्स बाद। इससे पहले जामशेद खान ने जीता था ये। बिल्कुल। तो वो 37 ईयर्स अगो, लॉन्ग अगो वाली जो कहानियां हम पढ़ते हैं, लॉन्ग अगो था ये मामला। बिल्कुल। और क्रिकेट के अलावा हमारा ध्यान भी किसी तरफ नहीं था। और हाँ, बताएं आपको इस पे इतना खुश होने की जरूरत नहीं है इस खबर पे। अच्छा, वो क्यों? ठीक है, क्योंकि देखें, जो इसमें खिलाड़ी जिसको हराया गया है, हमजा ने जिस खिलाड़ी को हराया है, वो मिस्र का खिलाड़ी, और उसका नाम था ज़करिया। अच्छा, ठीक है, आप ज्यादा खुश ना हो, आप इस हारने वाली टीम में। हाँ, बस सही है। ठीक है नाजरीन, जो जानते हैं वो बात समझ गए, जो नहीं जानते और नहीं समझे वो बाद में समझे। इनका पूरे नाम में जो है ना वो ज़करिया आता है, तो ज़करिया साहब हार चुके हैं, कल हारे। हाँ, मुझे तो जाती तौर पर फाश हुई है। जाती तौर पर मुझे ज्यादा खुशियां मनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमजा ने जो काम किया है वो तो बेहतरीन किया भाई। कौम की कल खुशी जो थी वो दीदनी थी। हर शख्स, मैं तो क्योंकि ट्विटर एनिमल हूँ ना, तो मैंने तो ट्विटर पे देखा कि जो जानता था गेम के बारे में वो भी, और जो नहीं जानता था गेम के बारे में वो भी हमजा कर रहा था भाई। ऐसा ही है भाई। जावेद अफरीदी साहब ने वो 10 लाख का ऐलान कर दिया इनाम का। बिल्कुल। तो हम भी कर लेते कोई स्क्वॉश खेल किया। अच्छा, 1986 में जामशेद खान ने ये टूर्नामेंट जीता था, जूनियर वर्ल्ड स्क्वॉश चैंपियनशिप। अच्छा, हमजा ने फ्रांसीसी खिलाड़ी को सेमीफाइनल में हराया था। तो जब सेमीफाइनल में हराया था, तब उसी दिन मैंने ट्वीट कर दी थी, मैं कहा भाई वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। फिर उसके बाद जब फाइनल जीता, बस कमाल हो गया भाई। हमजा वेरी गुड, वेल डन, पाकिस्तान जिंदाबाद, जबरदस्त, बहुत ही आला। हाँ, अब बाकी अगले मैदान का बताएं। अगला मैदान इमर्जिंग एशिया कप क्रिकेट का जो कल हुआ, पाकिस्तान बमुकाबला इंडिया, और बड़ा ही ज़बरदस्त मुकाबला था भाई, कमाल। अच्छा, मज़े की बात ये थी कि पाकिस्तान और इंडिया का फाइनल हो तो वैसे ही उसकी एक हाइप बन जाती है। अच्छा, फिर दूसरी चीज़ ये कि इंडिया ने पाकिस्तान को जो ग्रुप मैच था उसमें हराया। तो ये भी एक एक्साइटमेंट थी कि भाई अब हार चुके हैं पाकिस्तानी। खैर, दोनों टीमें सेमीफाइनल में जो है वो अपने अपने मैचेस को जीत कर आगे बढ़ी, फाइनल में टकराव हुआ, और 128 रन से, भाई क्या मैच था, क्या कमाल मैच था। तो आप 350 रन जब बना ले ना, पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए जो एक ज़बरदस्त टारगेट दिया, हालांकि एक लम्हे के लिए दरमियान में लड़खड़ाई थी, जरा हल्की, अच्छा हिल गई, तो वो उस वक्त ज़रा टेंशन होगा। 180 पे 2 आउट। अब आप सोचे, एक बंदा मैच देख रहा है सुकून से ना, खुश हो रहा है, लेकिन 180 पे धारस रहती है, जबरदस्त, कोई बात ही नहीं, तसल्ली रहती है कि चलो ठीक है, तुम तीसरा भी ले लो, जाओ। अरे 180 पे 2 आउट हुए और 190 तक 5 आउट हो गए थे। हाँ, मैं वही कह रही थी। फिर वो टेंशन हो गई। लेकिन फिर उसके बाद तैयब ताहिर, वाह वाह वाह, क्या सेंचुरी मारी है, जबरदस्त। और फिर पाकिस्तान ने जो है वो 350 रन 352 बना लिए। और फिर भारत की एक एक करके विकेटें गिरती चली गई। तो मैच तो कमाल था, और यूं हम जो है वो इमर्जिंग एशिया कप भी जीत गए, फाइनल जीत गए, कमाल, जबरदस्त। बिल्कुल भाई, ठीक है ज़करिया साहब, बिल्कुल। तो ये आज की हमारी थी ताज़ा खबर, और ये हम लगातार दूसरी बार जीते हैं। हाँ जी बिल्कुल। तो वेल डन बॉयज, शाबाश, पाकिस्तान जिंदाबाद। यस, बिल्कुल। और अब हम आपको लेकर चलेंगे आगे, 60 सेकंड्स न्यूज़ दिखाते हैं आपको। हमजा खान ने 37 साल पाकिस्तान को वर्ल्ड जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप जितवा दी। पाकिस्तान ने भारत को 128 रन से शिकस्त देकर इमर्जिंग एशिया कप जीत लिया। नून लीग का इसहाक डार को निगरान वजीर आजम बनाने का फैसला। एशियन गेम्स में पाकिस्तान के 222 खिलाड़ियों की एंट्री कंफर्म।
क्लाउड बर्स्ट और बारिशों से कश्मीर, पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में सैलाबी सूरत हाल। खंबर में जुडिशल लॉकअप की बैरक की छत तोड़कर 15 मुल्जिमान फरार हो गए। मैक्सिको में बाहर निकालने पर मुश्तैल नौजवान ने बार को जला डाला, 11 अफराद हलाक। भारत में बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा दी, दर्जनों मवेशी बह गए, फसलें तबाह। और कुरान पाक की बेहुरमती करने वालों की हिमायत करके स्वीडन मुस्लिम दुनिया के खिलाफ जंग में आ गया। ईरानी सुप्रीम रहनुमा आयतुल्लाह खामनई का बयान। जी ये थी 60 सेकंड न्यूज़। और 60 सेकंड न्यूज़ के बाद जिक्र करते हैं एक ऐसी शख्सियत का कि जिनका आज यौम वफ़ात है और बड़ी ही अहम शख्सियत। बिल्कुल। उन्होंने ज़िंदगी के जिस शोबे में भी कदम रखा नुमाया मकाम उन्होंने हासिल किया और उनका नाम था जी कुदरतुल्लाह शहाब साहब। अच्छा, कुदरतुल्लाह शहाब साहब के बारे में एक शेर किसी ने कहा था। अच्छा। वो था, जिस तरफ इनकलाब होगा कुदरतुल्लाह शहाब होगा। वो कहते हैं अपनी किताब उन्होंने जो है ना उसमें लिखा है, उसमें आजकल मैं वो पढ़ रहा हूँ। मैंने वो पहले पढ़ी थी जरा सरसरी तौर पर, वैसे तो इतनी मोटी किताब है, खासी वो बड़ी जबरदस्त किताब है वो। तो उसके अंदर उन्होंने ये शेर जो है वो लिखा है कि भाई लोग ये समझते थे कि मैं तो अब जो है वो इसी शेर से जाना चाहता हूँ और लोग समझते हैं कि जहाँ कोई सियासी गड़बड़ होती है वहाँ पे कुदरतुल्लाह शहाब का नाम होता है। बहरहाल तकसीम में हिंद से कबल ICS के इम्तिहान में उन्होंने कामयाबी हासिल की, लिखना शुरू किया तो फिर उर्दू अदब में उन्होंने बड़ा नाम पैदा किया। तसव्वुफ़ की दुनिया में गए तो सिलसिला तसव्वुफ़ की दाग बेल डाल दी। और कुदरतुल्लाह शहाब साहब जी वो एक ऐसी शख्सियत हैं कि जिन्होंने वाकई मतलब जिनकी किताब पढ़ के आपको पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी, हुकूमत, ये वो सारी चीज़ें पता चल जाती हैं कि। और आपको इस किताब के बारे में ये भी नाजरीन जहन में रखना चाहिए कि ख़ास तौर पर ये किताब आपको तकरीबन पाकिस्तान के हर ही हाउस होल्ड में जिधर थोड़ी बहुत भी पढ़ने वाले हल्का फुल्का भी सलाम दुआ होगी ना इल्म से और पढ़े लिखे लोग होंगे, उधर ये किताब जरूर मौजूद होगी। और बड़ों ने पढ़ी होगी, किसी ने पार्ट्स पढ़े होंगे, किसी ने एग्जर्प्ट्स पढ़े होंगे, किसी ने कोई खास उसका चैप्टर वगैरह पढ़ा होगा, लेकिन जरूर ये घरों में मौजूद होती है। इसकी अहमियत किताब की आप इससे अंदाजा आप लगा हमारे घर में है। अच्छा वैसे है, सही है, ठीक है। लेकिन वाकई कमाल किताब है ये। अच्छा, 26 फरवरी 1917 को ये पैदा हुए थे जी गिलगित में और इब्तदाई तालीम उन्होंने अपनी हासिल की थी रियासत जम्मू और कश्मीर में। फिर जब बड़े हुए तो लाहौर आ गए, गवर्नमेंट कॉलेज से अंग्रेज़ी में उन्होंने मास्टर्स की डिग्री हासिल की। 1941 में इंडियन सिविल सर्विसेज का वो हिस्सा बन गए थे। बिल्कुल। और फिर क़याम पाकिस्तान के बाद वो हुकूमत आज़ाद कश्मीर के सेक्रेटरी जनरल मुंतखब हुए, मुकर्रर हुए बेसिकली। फिर बाद अज़ा वो गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद, फिर सिकंदर मिर्ज़ा और बाद में अयूब खान के सेक्रेटरी भी मुकर्रर हुए। और जनरल याहिया खान की हुकूमत आई तो कुदरतुल्लाह शहाब ने मुलाजमत से इस्तीफ़ा दे दिया था और अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनेस्को का हिस्सा बन गए थे। अच्छा, उनकी ज़िंदगी में बड़े नशे व फराज आए हैं, वो जो तफसील है सारी वो सब आपको मिल जाएगी शहाबनामा में। और एक बहुत बड़ी शख्सियत थे, ब्यूरोक्रेसी का बड़ा एक महदूद दायरा होता है, बड़े प्रोटोकॉल्स होते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो रिवायतों से बगावत करते रहे। और उन्होंने अपनी किताब में ये लिखा है कि मैंने 3 मरतबा इस्तीफ़ा दिया, 2 मरतबा वो मंजूर नहीं हुआ, तीसरी दफ़ा बस फिर मैंने दे ही दिया, क्योंकि बहुत मरतबा आप एक बाउंड महसूस कर रहे होते हैं, आप कहते हैं भाई कुछ काम हो नहीं सकता। बहरहाल फिर वो मुत्तहिदा हिंदुस्तान में वो बंगाल के असिस्टेंट कमिश्नर जब तैनात हुए थे तो सैलाब ज़दा लोगों में सरकारी गल्ला तकसीम कर दिया था उन्होंने, जिस पर हुकूमत ने नाराज़ होकर उनका तबादला उड़ीसा कर दिया था। और अयूब खान के दौर में अदीबों के लिए पाकिस्तान राइटर्स गिल्ड उन्होंने तश्कील दिया। फिर यूनेस्को से जब वो मुंसलिक थे तो उन्होंने इसराइल के ज़ेर तसल्लुत इलाकों में खुफिया दौरा करके उसकी ज़्यादतियों का पर्दा चाक किया था। बिल्कुल। और कुदरतुल्लाह शहाब साहब अपनी ज़ात में एक अंजुमन थे और बहुत सारे लोगों ने उनसे बहुत कुछ सीखा होगा यकीनन, जिन्होंने भी उनके साथ काम किया वो लकी शख्सियात रही हैं अपने वक्त की। अच्छा, 24 जुलाई 1986 को वो इस्लामाबाद में अब्दी सफ़र पर रवाना हो गए और उन्होंने माजी और जिसको हम कहते हैं कि या खुदा के अलावा कई शानदार अफसाने जो हैं वो लिखे। ताहम शहाबनामा उनकी सबसे मारूफ तसनीफ जो है वो है और हर घर में तकरीबन वो पाई जाती है। बहुत ही कम ऐसे हाउस होल्ड्स होंगे जहाँ पर शहाबनामा आपको नहीं मिलेगा। अच्छा, अब हम जो है वो कुछ स्टोरीज की तरफ चले जाएं, कुछ है ना, ट्रेंडिंग स्टोरीज की तरफ कुछ आते हैं। और ट्रेंडिंग स्टोरीज में नाजरीन सबसे पहले हमने जिसका जिक्र करना है वो जिक्र है वर्ल्ड कप का, क्रिकेट का। और क्रिकेट में बड़ा ही एक बेहुदा काम हो गया है। हाँ, वो क्या हुआ है वैसे? वो बेसिकली काम हुआ है, लेकिन वो बेहुदा काम क्या है कि जब इंडिया करता है तो फिर वो बेहूदगी करता है, उसके अंदर एक बेहूदगी रची बसी हुई है।
तो उसने अपना जो है वो बुग़्ज़ दिखाना होता है, अपनी बेहूदगी दिखानी होती है। तो बेसिकली उन्होंने वर्ल्ड कप का प्रोमो बनाया। बिल्कुल सही है। प्रोमो में उन्होंने बाबर को ही नहीं दिखाया, मतलब आईसीसी का टॉप बैट्समैन है। हाँ। आप जब प्रोमो बनाते हैं ना तो इस बात को नहीं सोचते कि हमें उस मुल्क के लोग अच्छे नहीं लगते या उसको बुरा दिखाना है। तो बुनियादी तौर पर उन्होंने जो प्रोमो बनाया उसके अंदर बाबर आजम को ही नहीं दिखाया उन्होंने। बाबर आजम को नहीं दिखाया, फिर कुछ ऐसे जो हमारे खिलाड़ी थे उनको जब दिखाया तो वो बिल्कुल ऐसे बैठे हैं जैसे हारे, मतलब हारी हुई एक नेशन दिखाने की कोशिश की है। प्रोमो इसके अंदर एक शॉट था जिसमें आपने देखा शाहीन शाह अफरीदी यूं करते हुए नजर आया। बाकी आप देख लें पाकिस्तानी खिलाड़ियों को किस तरह दिखाया गया है, बल्कि नहीं दिखाया गया है। और ये चीज़ जो है वो बताती है कि भाई ऐसा बुग़्ज़ की अलामत है। वो आप जितनी बातें कर लेना कि भाई पाकिस्तान से जो है वो हमारा मुकाबला होता है तो हम जीतते हैं, फलाना ढिमकाना, और पाकिस्तान से आपका बुग़्ज़ है और आपको नहीं आना एशिया कप खेलने वगैरह वगैरह, जो चाहो कर लो, जो चाहो कर लो। लेकिन T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने जिस तरह 10 विकेटों से आपको हराया था, जिस तरीके से आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में जिस तरीके से आपको हराया था, और जिस तरीके से कल आपको हराया ना, बस बस इज्जत से प्रोमो बना देते क्या जाता तुम्हारा भाई, क्या जाता। हाँ, तभी सीख लो यार, कुछ खुदा का खौफ करो। कोई रख रखाव भी होता है, कोई चीज़ कोई थोड़ा देते हैं, थोड़ा सा ले लेते हैं, थोड़ा रख रखाव पैदा करें अपने अंदर। भाई हम तो रख रखाव वाली कौम है, हम तो करते हैं, अगलों का भी करते हैं, मेहमानों का भी करते हैं, और जो नहीं भी पसंद होता घर में आ जाए तो फिर भी उसका करते हैं। तो आप लोगों ने तो बिल्कुल ही हद कर दी, लेकिन अपने आप को आपने खराब किया। हमारा कुछ नहीं जाता भाई, हमारा क्या जाता है। अच्छा, लेकिन शोएब अख्तर को भी इस बात पे बड़ा गुस्सा आया है और शोएब अख्तर ने भी इस पर बात की है। उन्होंने कहा कि भाई ये देखो, ये इस तरीके से जो है वो सही नहीं होता। पाकिस्तानी फैंस को आप दिखा रहे हैं कि मायूस हैं और इंडियन फैंस को तराशा दे रहे हैं, बिल्कुल ये उदासी है और हारे हुए हैं, और पता ये कौन सी पता नहीं। बिल्कुल, तो ये 2 साल से आईसीसी का नंबर 1 बैट्समैन है बाबर जी, ठीक है। 2021-2022 में वनडे बैटर ऑफ द ईयर जो है उसको आपने शामिल ही नहीं किया। कौन सा तरीका है ये? तो बाबर आजम को शामिल ना करने पर शोएब अख्तर ने ये कहा है कि जो सोचते हैं कि बाबर और पाकिस्तान की कामयाबियों के बगैर वर्ल्ड कप प्रोमो मुकम्मल है तो वो अपना मजाक खुद बना रहे हैं। हिम्मत करें और ख़ुद को थोड़ा बड़ा करें। जी बिल्कुल, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, हिम्मत करें और खुद को थोड़ा सा बड़ा करें। अच्छा, अब आपको थोड़ी सी अगली खबर की तरफ लेकर चलते हैं। मलेशिया में हुआ क्या है? मलेशिया में होने वाली एशियन जो पैरा कराटे चैंपियनशिप है उसमें ईरानी खिलाड़ी जो हैं वो फरजाद सफारी ने एक मुनफरिद काम किया है जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल है भाई। और पैरा कराटे चैंपियनशिप में ईरानी जो खिलाड़ी हैं उन्होंने 5 मेडल्स जीत कर पहली पोजीशन हासिल कर ली है इस पूरे टूर्नामेंट में, और उनमें से 4 सोने के और 1 कांसी का तमगा था जो उन्होंने जीता। और फरजाद सफारी जो है उन्होंने मुकाबला जीत लिया, और उनकी जीत का ऐलान जो है वो हो रहा था तो उन्होंने किया क्या, वो भाग कर अपने हरीफ के पास गए और उसका हाथ जो है वो बुलंद कर दिया। जिस तरह वो आप दिखाते हैं ना कि अगला जीत रहा है, आप किसी की जीत का ऐलान करते हैं तो आप उसका हाथ ऊपर उठा रहे थे, तो बिल्कुल। तो इस पर तमाम जो तमाशाई थे उन्होंने तालियां बजाईं और उनके हरीफ के चेहरे पर पहले तो मतलब ज़ाहिर है शिकस्त से वो अफसरदा थे, फिर लेकिन अब मतलब जैसे ही ये सारा काम हुआ तो लोगों को नजर आ गया कि भाई उसमें भी एक हौसला आया है कि भाई ठीक है हार जीत होती है गेम में, लेकिन आई बिलीव कि तुम भी उतने ही जीते हुए खिलाड़ी हो जितना कि मैं हूँ। ज़ाहिर है यू हैव पुट अप अ गुड फाइट, तो वो आप ये ऐसे से कुछ सीख लें भारत, इनसे कुछ सीख लो तुम लोग, कुछ एहसास करो। अच्छा, इसके बाद उन्होंने जो मुकाबिल खिलाड़ी हैं उनको कुछ देर गले से लगाए रखा, कुछ देर गले से लगाए रखा, ये नहीं कि गले से लगा के छोड़ दिया, कुछ देर गले से लगाए रखा और थोड़ा सा लोगों को ये देखने दिया उन्होंने। और इसी चीज़ से खिलाड़ियों से लोग सीखते हैं, देखें ये इनके बड़ी फैन फॉलोइंग होती है और इसी चीज़ से लोग मुतासिर होते हैं। अच्छा, फरजाद ने सोने का तमगा जीता था, गोल्ड का विनर था वो, बिल्कुल, और उसने बड़ा अच्छा जेस्चर दिया, खूबसूरत जेस्चर्स थे उनके, जिस तरह उन्होंने उसको हक किए रखा और बेसिकली उसको हौसला दिलासा दे रहे थे। सारे छोड़े, कोई बात नहीं, आप जो सोचती हैं ये इंडिया वाले नहीं सुधरेंगे, इनका सुधरने का कोई इम्कान नहीं, आप ठंडे हो जाएं, गुस्सा ना करें। मैं बहाने से अभी आपके दिलों से, मैं उनको बहाने से बता रही हूँ जिस तरह मीठी करने की। अरे सुधारने की कोशिश तो अभी तो वो ममता बनर्जी जी ने जो मोदी को सुधारा है, बड़ा जबरदस्त तरीके से उसने बता दिया। ये पुलवामा जो है ना, ये मोदी ने इलेक्शन जीतने के लिए ड्रामा कराया था। जी बिल्कुल, तो ये और बहुत सारे ड्रामे हैं जो इंडिया वाले करते रहते हैं, तो इसीलिए बस छोड़े, जूस पिए, और जूस कौन सा पिए, अफगानी जूस पिए,
अफगानी जूस, अनार का जूस अफगानिस्तान में बड़ा ज़बरदस्त बनता है। और अब अफगानिस्तान का जो चूँकि ज़ाहिर है जंग का शिकार रहा है अफगानिस्तान, मईशत उसकी तबाह हो गई है, लेकिन अब तालिबान की हुकूमत कायम होने के बाद माशी मैदान में उनकी बड़ी कुछ मस्बत खबरें आना शुरू हुई हैं। बजट उन्होंने बड़ा क्रिटिकल बनाया। अच्छा। फिर उसके बाद उन्होंने जो है वो उसमें से सूद का खात्मा किया, ड्रग्स की कल्टिवेशन उन्होंने ख़त्म की, और उसके बाद उन्होंने अब जो है वो अनार का जूस पहली मरतबा अमेरिका एक्सपोर्ट किया है। जी देखें, डॉक्टर साहब को भेजे वहाँ पर। अनार एक्सपोर्ट कर देते, जूस वो खुद निकाल लें। एक अलग से जूस एक प्रोडक्ट है ना भाई, उसकी अनार वैल्यू एडिशन की, 1 रुपए का अनार मिलेगा, जूस आप बना के देंगे वो 10 रुपए का बेच सकेंगे, तो वैल्यू एडिशन बिजनेस है। तो मैं तो कहता हूँ डॉक्टर साहब को भेजे वहाँ पर, वैसे वजीर आजम बनने वाले, वजीर आजम बनने वाले, उनको भेजे अफगानिस्तान को, वो सही करेंगे। शुभ बोलें, क्यों अफगानिस्तान का कुछ जो बचा कुचा रह गया वो भी आप मलियामेट करने के चक्कर में उन्होंने जूस अपना जो है वो आगे बढ़ाया, और हेरात की फैक्ट्री में तैयार हुआ है ये। और बेसिकली ये 45 टन जूस के 2 कंटेनर है वो अमेरिका भेजे हैं उन्होंने। और इससे पहले ये जूस ईरान, मुत्तहिदा अरब अमारात, जर्मनी, काजाकिस्तान, पाकिस्तान, भारत, तुर्की, ये तुर्किया हर जगह पे बरामद हुआ है। अच्छा, बरामद हुआ है। खैर वाकई ये अनार का जूस पाकिस्तान में भी बड़ा मकबूल है, और ये जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं उनमें भी अनार और अनार के जूस को बड़ा पसंद किया जाता है। तो ये तो खैर बात बिल्कुल। गवर्नर जो है ना हेरात के मौलवी इलियास निसार, उनका कहना यह है कि अनार के जूस की जो खेप है वो कराची की बंदरगाह से अमेरिका रवाना की गई है। ओके, देखें कराची का भी इसमें एक बड़ा अहम किरदार है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। कुछ स्पेस वेस की कोई बात आज क्या हो गया वैसे? साइंसी बातें देखो, जूस पी के जरा साइंस याद आई मुझे। इंडिया ने मेरी साइंस खराब कर दिया वैसे, वो भेजा गर्म हो गया। बिल्कुल, अरे भाई वाकई हो जाता है इस तरह। बहरहाल भाई ये काम अगर हो जाए ना, पाकिस्तान इसमें कोई पहल कर ले, अमेरिका ने वैसे पहल कर ली है, किसमें? लेकिन बेसिकली निज़ाम शमसी जो है हमारा सोलर सिस्टम, उसमें एक ऐसा छोटा सैयारा है जो कि मुकम्मल तौर पे फौलाद, सोने और चांदी से बना हुआ है। जी अच्छा, जी 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 जी, उसका नाम है 16 साइकिल। ये किस मुल्क के करीब वाक़ई होता है? मुल्क के करीब वाक़ई नहीं होता, ये दुनिया घूमती रहती है, किसी भी मुल्क के करीब हो सकता है ये, ठीक है। और ये किस्म का यूँ कह लीजिए कि खजाना है ये। और अमेरिकी खलाई इदारा जो है नासा, उसने एलॉन मस्क की जो कंपनी है ना स्पेस एक्स, उसके इश्तिराक से उस सैयारचे पर एक खलाई जहाज़ भेजने का फैसला किया है। और ये तकरीबन 4 अरब किलोमीटर का फासला तय करके वहाँ जाएगा और वहाँ से सोना लूट के लाएगा। ये करेंगे ये अमेरिका वाले। इनकी जो कीमत है ना, मिल बांट के नहीं हो सकता। अमेरिका मिल बांट के नहीं, हमारे पास भी तो आम है, हम भी तो आमों के आम, गुटलियों के दाम, वो हम भी तो बेचते रहते हैं। आम ही भेज के हमारा बेड़ा गर्क हो गया। तो आम भेजो अमेरिका वालों को, उनसे कहो आम ले लो, सोना दे दो, ऐसा कुछ कर लो। बेसिकली जो कीमत है ना इस सैयारचे पर मौजूद जो धातें हैं, उनकी जो कीमत है वो है $1 लाख ट्रिलियन, उससे ज़्यादा है बेसिकली। यह तखमीना उसका लगाया गया है। कैनेडी के खलाई मरकज़ से 5 अक्टूबर 2023 को ये भेजा जाएगा। तो उस वक्त तक अगर कोई आप सिलसिला कर लें और उसमें बैठ जाएं थोड़ा सा, तो एक आध सोना, कोई पत्थर कोई उठा के इंसान ला सकता है। हाँ बिल्कुल, एलॉन मस्क को इस चीज़ का एहसास करना चाहिए कि इस मुल्क में तो ट्विटर की शहजादी बैठी हुई। हाँ, पूछता ही वो नहीं है किसी को। खैर एनीवे, आगे बढ़ते हैं और आपको जरा बताते हैं कि पेंगुइन्स के हवाले से भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आई है। वो मशरकी यूरुग्वे के साहिल पर एक बड़ा ही पुरस्कार वाक़या पेश आया, और जिसकी अभी तक साइंसदानों को समझ नहीं आ रही है। अब इसका ज़ाहिर सुराग लगाने की कोशिश की जा रही है। गुज़िश्ता 10 रोज़ के दौरान समंदर ने साहिल पर 2000 मुर्दा पेंगुइन जो है वो उगल दिए हैं बेसिकली। और मीडिया के मुताबिक इनके मरने की जो बड़ी वजह है वो बर्ड फ्लू का वायरस भी नहीं है। और क्योंकि पहले ये खबर कहीं से हल्की सी चली थी हवा कि शायद बर्ड फ्लू हो सकता है, द कॉज मे बी बर्ड फ्लू, लेकिन वो फिर बाद में पता चला कि वो नहीं है। अब इस चीज़ का जो इम्कान है वो ये है कि मौसमी तब्दीलियों की वजह से इनकी मौत वाक़ई हो गई। और माहौलियात के माहिरीन भी उनकी मौत का इल्ज़ाम खैर गैर कानूनी तौर पर मछलियों का शिकार करने वालों पर आयद कर रहे हैं कि भाई आप लोग जाते हैं या वहाँ पर जब फिशिंग करते हैं तो ख्याल नहीं रखते, या जो भी गलतियाँ वहाँ पर करते हैं जिससे इनको नुकसान होता है। वज़ारत माहौलियात के शोबे हैवानात की जो सरबराह हैं कारमेन लीजा, उनका कहना ये है कि ये 9 उम्र जो है ना पेंगुइन्स थी जो बहिरा ओकियानूस है, जो कि बहिरा ओकियानूस में मुर्दा पाई गई हैं। और पेंगुइन्स की जो किस्म है ये मौसम सरमा में गर्म पानियों और खाने की तलाश में अर्जेंटाइन से शुमाल की तरफ हिजरत करके जाती हैं, और इनका जो आखिरी ठिकाना है वो ब्राज़ील होता है। अरे ये कोई जुल्म है? ये तो छोटा जुल्म है। मैं आपको बड़ा जुल्म बताता हूँ, इससे बड़ा जुल्म तारीख में नहीं हुआ है। सही जो मैं आपको बता रहा हूँ, जुल्म, अजीम तरीन जुल्म हुआ है जिसके खिलाफ एहतजाज करना चाहिए। पूरी पाकिस्तानी कौम को एहतजाज करना चाहिए, पूरी दुनिया को एहतजाज करना चाहिए। अगर आपके सीने में ज़रा सा भी दिल धड़कता है ना, अगर आपको थोड़ा सा भी एहसास है, तो आप सोचें कि क्या जुल्म हुआ है कि नेटफ्लिक्स का जो पासवर्ड शेयरिंग है उसके खिलाफ क्रैकडाउन शुरू हो गया। अब आप पासवर्ड नहीं शेयर कर सकते नेटफ्लिक्स का,
हाँ हाँ, कैसे देखेंगे अब हम नेटफ्लिक्स? मुझे बताएं आप। अपना ये अकाउंट पूरा पाकिस्तान में भी ये सिस्टम शुरू हो गया भाई, हर मुल्क में उन्होंने क्रैकडाउन शुरू कर और दिया। मजे की बात है इसमें, मैं आपको बताऊं, ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि जो पासवर्ड शेयर कर रहा होता था ना, जो शेयर कर रहा होता था उसका नहीं बंद हुआ, जो जिसके साथ शेयर कर रहे होते थे उसका बंद हो गया बेसिकली। अच्छा, कुछ इस किस्म की खबर है। और कुछ लोगों ने इसका उल्टा मुझे बताया कि भाई हमारा तो चल रहा है, हम अवैध से मिसाल के तौर पे शेयर ले रहे थे, तो अवैध हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, तो हमारा चल रहा है, अवैध का बंद हो गया। अब पता नहीं, ये इसका बेसिकली आगाज हुआ था फरवरी में कनाडा, न्यूजीलैंड, पुर्तगाल, स्पेन वगैरह में हुआ था, बाद में फिर अमेरिका में भी आ गया था ये सिलसिला। लेकिन अब 20 जुलाई से हर मुल्क में पासवर्ड शेयरिंग की रोकथाम करने के लिए उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है, क्रैकडाउन हो गया है। अप्रैल से जून के दौरान नेटफ्लिक्स की तादाद में तकरीबन 60 लाख लोगों का इजाफा हुआ है। क्योंकि अच्छा, वैसे मैंने कभी किया नहीं है पासवर्ड शेयरिंग, तो ये होता कैसे है? क्या पासवर्ड शेयरिंग में क्या होता है? मैंने आपको पासवर्ड दिया, हाँ, आपका अकाउंट का ईमेल मैंने डाला, पासवर्ड डाला और मैं आपका अकाउंट चला दिया, तो आपके पास भी चल रहा है, मेरे पास भी चल रहा है, अब दोनों भाई खेले हैं उस पर। लेकिन अगर वो आपने 3 स्क्रीन वाला लिया हुआ है या 4 वाला लिया हुआ है, तो वो 3 स्क्रीन तो आप यूज करें आप जी, लेकिन वो कह रहे हैं नहीं, अब वो एक ही लोकेशन पर होंगी, एक ही जगह पर होंगी। ये क्या बात हुई भाई? ये तो बड़ी ऐसे गड़बड़ थोड़ी हो होता है यार, ये कोई बात है? ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई वैसे, गलत बात है। और इस पर जो है वो एहतजाज है। और कैसे मुनफरिद तरीका निकाले एहतजाज करने का? ये नहीं ऐसे कह देने से एहतजाज है। नहीं, कुछ करूंगा, कोई जुगाड़ करूंगा मैं, ऐसे छोड़ूंगा नहीं ये नेटफ्लिक्स। ऐसे थोड़ी ये समझ रहे हैं कि ऐसे ये पासवर्ड शेयरिंग बंद कर देगा तो हम छोड़ देंगे इसको। ये कोई ना कोई जुगाड़ निकालेंगे हम, पाकिस्तानी जो है ना, बताएंगे आपको कि क्या कर सकते हैं। नेटफ्लिक्स ने भी लगता है इलॉन मस्क से सबक सीखना शुरू कर दिया। इलॉन मस्क ने उसको भी पट्टी पढ़ा दी है, जो भी है ना। खैर, अब जो भी है अभी देखते हैं। और माल बनाओ और कमाओ, क्यों सस्ते में क्यों दे रहे हो, जरा और फैलाओ। तो ठीक है, वो करना तो चाहिए उनको, बात तो उनकी सही है वैसे, सही बात है, लेकिन हम कोई ना कोई जुगाड़ करेंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। पाकिस्तान में इंतज़ामिया की तरजीहात में आवाम का तहफ़्फ़ुज़ सबसे आखिर में आता है। यही वजह है कि इंतज़ामिया की गफलत शहरियों के लिए ख़तरनाक नताइज का बाइस बन जाती है। गुजरात का एक मेहनत कश सईदुर रहमान भी ऐसी ही गफलत के बायस अपने अकलौते बेटे से महरूम हो गया। और इनका 1.5 साला बेटा उमैर घर के बाहर गली में खेल रहा था। साथ ही एक नाला था जिस पर पड़ी कंक्रीट की जो स्लैब्स होती हैं उसमें से एक गायब थी। बच्चा उसी खाली जगह से नाले में जा गिरा और घंटों बाद जब रेस्क्यू टीम ने उसे नाले से निकाला तो वो जान की बाजी हार चुका था। सईदुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी, और उनसे करते हैं। गुजरात के जो असिस्टेंट कमिश्नर हैदर अब्बास थे, बाद में उन्होंने बच्चों के वालिदैन से ताज़ियत तो की, लेकिन वही बात है कि ताज़ियत करने का कोई फ़ायदा नहीं होता कि जब आप इस तरह के वाक़यात को आप रोक नहीं सकते। अस्सलाम वालेकुम सईदुर रहमान साहब। जी वालेकुम सलाम। सईदुर रहमान साहब, सबसे पहले तो हमारी तरफ से बहुत बहुत इज़हार अफसोस, इज़हार ताज़ियत। ज़ाहिर है जो आपका नुकसान है वो आप ही जानते हैं और आपसे बेहतर और कोई भी नहीं जान सकता। ये बताइएगा कि ये वाक़या हुआ कैसे था, किस तरह हुआ था, क्या मामला था? जी, ये 10 तारीख की रात को 8 बजे का टाइम था। मैं अपने ड्यूटी पे गया हुआ था, तो वो अपनी बड़ी सिस्टर के साथ बाहर निकला है। वो सिस्टर जो है वैसे भी वो रूटीन में बाहर निकल के ना, जहाँ पे उससे आगे जो जगह है वहाँ पे खेलते थे। तो जैसे बाहर निकला है, निकलने के बाद फिर उन्होंने जो है उसकी सिस्टर दुकान पे गई है कोई चीज़ लेने के लिए, तो वो वहाँ पे खेल रहा था, उसका वेट कर रहा था। कुछ बच्चे और भी थे, तो थोड़ी देर के लिए जो गेट के ऊपर गेट कीपर होता है वो शायद उधर नहीं था, कोई बंदा नहीं था उधर। तो वो खेलते खेलते जो वो नाला खुला हुआ था उसके अंदर जो है वो गिर गया। तो उसके बाद पहले तो लोगों को पता नहीं चला, यही समझा कि किसी ने वैसे उठाया होगा। उसको प्यार करते थे वहाँ के सब लोग, जितने भी लोग हैं वो। तो बाद में जो है काफ़ी देर उसको ढूंढने के बाद जब ना मिला, फिर जब CCTV फुटेज जब चेक किए गए तो फिर पता चला कि वो उसके अंदर गिरा है, नाले के अंदर। फिर जो है इसका तकरीबन 2, 2.5, 3 घंटे का प्रोसेस में जो है उसको ढूंढते ढूंढते उसको हमने बरामद किया है नाले के अंदर से। ये बताइए कि ये जो फिर जब आपको बच्चे का पता ना चला कुछ देर तक, तो फिर उसका रेस्क्यू का सिलसिला कैसे हुआ? वो थोड़ी देर तक रेस्क्यू 1122 वाले आ गए थे।
तो वो ढूंढते रहे, काफ़ी देर बाद जो है वो दूसरा अमला जो है उसका टीएमए वाले जी जो सही है, साहब, वो भी आपको आवाज़ आ आगे रही हुए थे। गुजरात के जो शहरी थे उस पर जी 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 गुजरात के शहरियों ने जी, जी, उसमें जी, बढ़ जी, चढ़ के फरमाइए। हिस्सा लिया। उन्होंने काफ़ी जो है उसको जी सही साहब। जी आवाज़ मेरी आ रही है? तो वो काफ़ी उसमें ना आ रही 3 है, घंटे का फरमाइए। टाइम लगा। 3 घंटे बाद जाके वो फिर जाके वो एक नाले से जो है वो मेरा बच्चा वो बिल्कुल गंदगी के अंदर से मिला मुझे। इंतहाई जो है ये मेरे लिए दुख की बात थी। वो रात मेरे लिए क़यामत की रात थी। तो उसके बाद भी जो है बिल्कुल अभी सही बात भी है। अच्छा, अभी जो गुजरात के इंतज़ामिया हालात जो थी है उसने ऐसे क्या ही है। कहा कि ये वहाँ पर ये मामला जो स्लैब निकला हुआ था उस नाले का, तो ये कब से निकला हुआ था और इससे पहले इसको किसी ने सही करने की या उसकी बना कंप्लेंट क्यों नहीं करने रहे की थे कोशिश दोबारा? की थी, या वहाँ पर ये क्यों नहीं बना हुआ था? सर गुजरात का जो है ना उस वो जो जहाँ पे यह हादसा हुआ है उसके अलावा भी जहाँ पे भी हम देखते हैं बाहर निकलते हैं ऐसे ही अभी भी ऐसे ही है। किसी भी नाले के ऊपर कहीं भी हमें वो कवर नज़र नहीं आते। अभी बारिश और बारिश का मौसम है गुजरात में। वैसे भी थोड़ी सी बारिश हो जाए तो गुजरात की जो सड़कें हैं, इनके जो बाज़ार है, वो पूरा एक तालाब और एक नहर या एक दरिया का जो है ना वो मंजर पेश करते हैं। ये बच्चों के लिए ही नहीं बल्कि बड़ों के लिए भी ख़तरनाक है, क्योंकि इंसान जो है वो कहीं जा रहा होता है, पैदल जा रहा होता है, वो सड़क के किनारे से जा रहा होता है, पता ही नहीं चलता कि कहाँ पे सड़क है और कहाँ पे नाला है, कहाँ पे वो खुला हुआ है, कहाँ पे बंद है। दुकानों के आगे चलो दुकानदारों ने तो अपना वो कुछ उन्होंने तो किया अब होता है बंद या किया कुछ गया है? उन्होंने इस लगाया वाक़े के होता है। बाद उससे कोई इंतज़ामिया इधर-उधर में जो कोई है गैरत जागी है और अब वो बंद किया गया है या अब भी ऐसा ही है? नहीं, अभी भी तकरीबन मैं अभी भी घर से निकल के आया हूँ। अभी भी उस एरिए में जितने भी है वो दुकानों के आगे या प्लाजे के आगे, प्लाजे मालिकान ने कुछ बंद किए हुए हैं, बाकी सारे ऐसे ही ओपन है। और गंदगी उसके अंदर इतना ज़्यादा, मतलब जब ओपन होता है तो फिर गंदगी होता है उसके अंदर। और जो है पानी का, जब अब बारिश का मौसम है, बारिश के मौसम में बाहर निकलना महाल हो जाता है। इंसान को कोई इमरजेंसी हो, कोई ज़रूरत हो तो वो बाहर नहीं निकल सकता। बड़ों के लिए भी बहुत बड़ा ख़तरा है। बच्चे तो बच्चे हैं, शायद इंतज़ार किया जा रहा है तो कि वहाँ की जो इंतज़ामिया है वो कौन है जिम्मेदार, कौन लोग हैं? कोई वहाँ की जो मैनेजमेंट है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो टाउन एडमिनिस्ट्रेशन होगी, या वहाँ की कमिश्नर वगैरह जिन्होंने आपसे ताज़ियत वगैरह की, उनसे नहीं आपने पूछा कि भाई ये क्या, क्यों नहीं इस चीज़ को देखा गया या अब देखा जाएगा? नहीं, हमारी कौन सुनता है, ना कोई आया है। अब बस कुछ मीडिया वाले, आप है या आपसे पहले एक और मीडिया वाले, उन्होंने वो हमारी आवाज़ बनी है, उन्होंने थोड़ा आवाज़ पहुंचाया होगा आगे तक। लेकिन अभी तक मुझे जो है उस एरिए में भी, उसके अलावा भी गुजरात में हमें नज़र आता है, लेकिन उस एरिए में मुझे कहीं काम होता हुआ या कहीं पे उन चीज़ों को जो नाले खुले हुए उनको बंद करता हुआ किसी भी जगह में मुझे तो नज़र नहीं आया, क्योंकि मैं रोज़ गुजरात का ही रहने वाला हूँ, रोज़ाना आता हूँ जाता हूँ। तो ऐसे ही पड़े हुए हैं और पता नहीं इंतज़ामिया जो है वो हमें तो कहीं नज़र नहीं आया। ना किसी ने ताज़ियत की, ना किसी ने आके जो है उसको कुछ बंद करने की कोशिश की, ना कोई काम हो रहा है, कुछ भी नहीं, ऐसे ही है। क्योंकि गरीब का बच्चा था, उसका उनको क्या टेंशन है, उनका अपना बच्चा होता या किसी बड़े पॉलिटिशियन का। बिल्कुल सही कहा आपने, गरीब का बच्चा था ना, गरीब के बच्चे के साथ कुछ भी होता रहे, किसी के कानों पर जू नहीं रेंगेगी। जो लोग जो करता धरता है ना, जो असल में इस मुल्क के ऊपर जिसको कहे ना, जिनके पास ओहदे हैं, काबिज हैं, ओहदे होते हैं, मैं ओहदा कब्जा बन जाता है। आपके पास ओहदा आ गया, आप समझते हैं कि बस अब मैं खुदा हूँ, मैं जो चाहूँ करूँ, बिल्कुल जवाब दे नहीं हूँ मैं, नहीं है। और ये छोटी छोटी बुनियादी चीजें हैं, इन छोटी छोटी चीज, गटर का ढक्कन लगाना, उसमें कौन सी कोई बड़ी कयामत? कौन सा आपने इंपोर्ट करना है, सांचे में सीमेंट डालना है, कौन से आपके इधर उस चीज के भी बड़े स्टैंडर्ड है जो आपने फॉलो कराने हैं या अप्रूव कराने हैं? कोई भी सांचा उठाएं, उसमें सीमेंट डालें, उसको पुख्ता करें और उधर रख दें जाके। ये भी अगर नहीं कर सकते, इतनी सस्ती कर दी है हमने अपनी जान के, लोगों के बच्चे गटर
गटरों में गिर गिर कर जान से जा रहे हैं और हमें एहसास नहीं है कोई, मतलब इतना भी नहीं हो सका कि ताज़ियत ही कोई जाके उधर कर लेता, इतना भी नहीं हो सका कि वहाँ के जो नुमाइंदे हैं, जो ये AC DC जिनकी सर पे छतरियाँ पकड़ने वाले लोग भी हमारी तनख्वाहों पे पल रहे हैं, अभी आई हैं और गाड़ियाँ भी, अभी और गाड़ियाँ भी आई हैं और इन्हीं लोगों के लिए आई हैं और इन्होंने काम क्या करना है ये तो हमें कुछ समझ में नहीं आता। इतनी सस्ती जान तो किसी दुनिया के किसी मुल्क में नहीं है जितनी यहाँ पर हो गई है। खुदारा इस चीज़ का एहसास करें, हमने इंसानों को इतना सस्ता कर दिया कि जानवरों से भी गए गुजरे हालात में हमारे लोग यहाँ पर रहने लग गए हैं। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सईदुर रहमान साहब, अल्लाह ताला आपको सब्र अता फरमाए और हमें जो है वो गैरत अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। और अवैस, आपके लिए मैं फूल लाया हूँ प्रोग्राम में, बड़ा जबरदस्त। ये फूल तो मैं बहुत खुशी से एक्सेप्ट करूंगी। इतना बड़ा फूल नाजरीन, अगर ये आप मेरे मुंह से इसका मवाजना करेंगे तो आपको मेरे मुंह से बड़ा आपके 2 मुंह निकलेंगे। हाँ, या इसको एक और तरीका है, A4 साइज पेपर तो हर घर में होता है ना, उसके हिसाब से अगर हम इसको रख के देखें तो तकरीबन इसका साइज A4 साइज पेपर जितना है, उससे बड़ा है, उससे भी बड़ा है बिल्कुल। ये बेसिकली ये मामला क्या है जरा समझाते हैं लोगों को। बेसिकली हाइब्रिड फसलें जो हैं वो पूरी दुनिया में मकबूल है, हाइब्रिड फसलें, और उनकी वजह से न सिर्फ ज़ाहिर पैदावार बढ़ती है, किसानों में भी फ़ायदा होता है उनको। टैक्सिला के घड़ी खुदा अफगाना गाँव के एक किसान हैं अमजद अली साहब, उन्होंने अमजद अली खान साहब ने बड़े साइज़ के सनफ्लावर की हाइब्रिड फसल, सनफ्लावर है बिल्कुल, बड़ा चर्चा हो रहा है मीडिया में। सनफ्लावर है बेसिकली, और ये तकरीबन कोई 1.5 से 2 किलोग्राम का एक सनफ्लावर है जी। और बड़ी हैरत अंगेज बात है, एक तो गोभी का फूल होता है वो बड़ा होता है, और एक ये आया है हमारे पास, ये गोभी से निकल गया है बिल्कुल जी। अब पोटोहार की धरती पर इतने बड़े साइज का सनफ्लावर पैदा करना ये कैसे मुमकिन हुआ कि ये कारनामा, और अगर ये बाकी जगहों पर भी किया जाए और इसके ऊपर मास प्रोडक्शन पे काम किया जाए तो वो जो सनफ्लावर हम जो तेल उसका इंपोर्ट करते हैं और वो सब घर में खाना पकाते हैं तो उसमें कितनी कमी हो सकती है, डॉलर हमारा कितना बढ़ सकता है। डार साहब ये बच सकता है बिल्कुल। डार साहब ताने तो कुछ ना कीता, आज ही सानू और सुन लियो, हम ही आपकी मदद कर देंगे। वालेकुम अस्सलाम। सर बताएं ये कारनामा कैसे किया ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं घर में ख़वातीन को देखता हूँ, उनका सबसे बड़ा मुतालबा हर चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो कुकिंग ऑयल का होता है। वो चाहती है दरअसल कि घर में तेल की वाफिर मिकदार हो, बह रही हो तेल की। इसके बगैर तो खाना जो है ना एक उसका ख्वाब है कि आप बनाएंगे और बनता भी नहीं। किसी जगह भी आप रेस्टोरेंट में जाएं, घर में जाएं, शादी ब्याह में जाएं, कुकिंग ऑयल के बगैर तो। दूसरा उसकी क्वालिटी वाइज देखनी होती है कि हर कोई सोचता है कि मैं अपने जो है ना बच्चों को या अपनी फैमिली को अच्छी ग़िज़ा खिलाऊँ और अच्छा हो। इसके लिए मैंने एफर्ट की, मैंने सोचा कि घर के खर्चात तो एक तो कम हो जाएं और दूसरा हमारे मुल्क में जो चीज़ है उसको हम इस तरफ सोचें कि मुल्क की चीज़ है वो बनाया कैसे, इसका जरा तरीकाकार बताएं ना, बड़ा क्यों हो गया ये? कैसे ये बुनियादी तौर पर इस तरह है कि मैंने इसके ऊपर पहले रिसर्च की। हम अक्सर ये करते हैं कि बस देखा देखी काम कर लेते हैं और उसके मुतालिक रिसर्च नहीं करते। रिसर्च की कि मुझे कौन सा सीड लगाना चाहिए, उसके लिए ज़मीन कौन सी होनी चाहिए, उसके लिए फर्टिलाइज़र प्लान कौन होना चाहिए, कौन सा होना चाहिए, उसके लिए मैंने ये सारी बातें देखी। उसके लिए जो उसका यानी कि उसके खर्चात हैं, एक्सपेंसिव हैं, वो देखे कि इसके कितने हैं। और इसमें तो वो थोड़ा सा हमें समझाएं भी तो सही ना, वो आपने तो देख लिए, खुद देख के रख लिए, थोड़ा सा समझाएं ना। देखें, सबसे बड़ी बात है ना कि हमारा बहुत बड़ा ज़र मुबादला जो है ना ये इंपोर्ट करने में, कुकिंग ऑयल में। इसके अलावा इसमें मुनाफली आ जाती है, जो इम्पोर्टर हैं वो अपनी मनमानी कीमतें वसूल करते हैं। हम चाह रहे हैं कि सस्ती चीज मिले, मेयारी मिले। तो अब ये बना कैसे? बीज जो आया, बीज से बना। बीज का मैंने पहले देखा कि इसमें पूरे वर्ल्ड में कौन सा बीज, नेट पे सर्च किया। कहाँ से मिला आपको इसका बीज? तो इसका मैंने लाहौर से कंपनी है सेठी सीड वाले, उनसे मैंने बात की। उनका 3-4 साल से मैंने देख रहा हूँ कि पंजाब भर में फर्स्ट आ रहा है उनका जो वज़न के हिसाब से, और वज़न के हिसाब के अलावा उसकी ऑयल कैपेसिटी देखते हैं कि 100 kg में कितना ऑयल निकल रहा है। तो वो भी मैंने जांचा। उसके लिए मैंने देखा कि मैं मेरे जानवर रखे हुए हैं, मेरी उनकी ज़रूरियात भी पूरी हो सकती हैं। तो मैंने उसके लिए एक प्लान तरतीब दिया और मैं सेठी सीड वालों से तो ये कितने अरसे में ये उगता है? ये 105 दिन लेता है बोने से।
और ये हर ज़मीन पे उग सकता है? ये हर ज़मीन पे उग सकता है और इसकी जो बड़ी फसलें हैं उनके साथ इसका तलक नहीं है। गंदम के बाद आप काश्त कर लें, ज़मीन आपकी खाली पड़ी है, इसके लिए पानी का बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अच्छा। सिर्फ उगने के लिए जब आपकी ज़मीन में वतर तेज़ हो, बारिश हुई हो, अगर आपकी बरानी है तो ये हो जाता है। यानी पाकिस्तान के हर सूबे में इसको आप उगा सकते हैं? हर सूबे में हो सकता है और हर जगह हो सकता है। अगर हर काश्तकार थोड़ा सा इसको लगाना शुरू करे तो उसका बहुत बड़ा सरमाया बचा। एक में से कितना तेल निकलता है? उसका कितना फायदा होगा? तेल जो है ना इसका, अगर इसको अच्छी तरह इसकी निगहदाश्त, इसकी फर्टिलाइज़र प्लान के बारे में मैंने आपको पहले बताया है कि अगर इसका अच्छा फर्टिलाइज़र प्लान, इतना फर्टिलाइज़र प्लान भी नहीं है तो वो उसका दिए वैसे तो 100 किलोग्राम से 40 किलो तेल निकलता है। 100 किलोग्राम इस वाले से। जी, और उसमें जो 60 केजी निकलता है वो जानवरों के लिए बेहतरीन एक ग़िज़ा है। इसको मुवाजना अगर हम करें वो दूसरे सनफ्लावर से जो छोटे होते हैं साइज में, उनके 100 केजी से कितना निकलता था? उनके 100 केजी में 15 किलो 16 किलो निकलता था। और इसका कितना निकलता है? 40 किलो 40 किलो निकलता है। तो इस पे अगर हम कॉस्ट की बात करें तो 1 किलो तेल की कॉस्ट कितनी कम हो जाती है? ये बाजार में जो इस वक्त अच्छी कंपनियों के तेल हैं तकरीबन 700 रुपए किलो के राउंड अबाउट बिक रहे हैं। और इसको अगर हम घर में उगाएं और आसानी से यानी कि इसका प्रोसेस करके घर के लिए इस्तेमाल करें तो ये 300 रुपए किलो हमें पड़ जाता है। अच्छा, लेकिन ये आसान काम है कि घर में इस तरीके से इसका? ये बहुत आसान काम है, इसमें बिल्कुल मेहनत की ज़रूरत नहीं। जितनी पाकिस्तान में जड़ी बूटियाँ उगती हैं, वो जितनी फसलात हैं उसमें सबसे ये तेज़ उगता है। सबसे जल्दी इसकी ग्रोथ होती है। ये इसमें कोई जड़ी बूटियों का दबाव नहीं है, आपने जस्ट लगाना है और फसल तैयार है, काटना है। 105 दिन कोई इसमें मशक्क़त नहीं है। और इसके लिए एक आपको अहम बात बता दूं, ये वाहिद चीज़ है जिसके लिए गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है। अच्छा, 1 एकड़ के पीछे 5000 रुपया गवर्नमेंट दे रही है। उसके लिए जो आपके यानी कि इनकरेज कर रही है कि 5000 रुपए हर एकड़ के लिए 5000 रुपये। उसके में एक ओपन होता है, आप करीबी जो ज़राअत का आपका महकमा है उसमें जाकर कूपन देते हैं, वो जो पैकेट में निकलता है इसके सीड में, तो आपको वो अब कुछ दिनों बाद उसकी छानबीन करके वो आपको जो है चेक दे देंगे। यकीन करें कि इसमें ज़ीरो मेहनत है, क्योंकि जितने इसमें अखराजात होते हैं और जितने इसमें एक्सपेंसिव है वो गवर्नमेंट दे देती है। गवर्नमेंट अगर इसको फैसिलिटेट कर रही है, इनकरेज कर रही है, जाहिर है कि लोग इसको मजीद उगाएं, पैसे दे रही है, तो क्यों नहीं लोग इसकी तरफ आते? ज्यादा हम गंदम और बाकी उन फसलों की तरफ ज्यादा क्यों जाते हैं? आसान है वो, क्या प्रॉब्लम है? इस तरफ किसान सोच नहीं रहा, सबसे बड़ी बात है। थोड़ा सा हम सोचे ना तो इसमें सबसे जो बड़ी बात है, आपको खालिस चीज़ मिल रही है। बिल्कुल। आप घर हल्दी सेहत के लिए हल्दी डाइट का खाना बहुत ज़रूरी है। अगर मुझे ये लगाना है 1 एकड़ ज़मीन पे तो कितना खर्चा हो जाएगा? ये इसका जो बीज है तकरीबन 15,000 रुपए का मिलता है 1 एकड़ के लिए, जिसमें 5,000 रुपए गवर्नमेंट आपको वापस कर देती है। 10,000 रुपए में 10,000 रुपए में। और यकीन करें कि ये 100 दिन में भी तो इसके ऊपर खर्चा करना पड़ेगा ना। एकड़ भी तो चाहिए ना। एकड़ तो कहीं से अच्छा, लेंगे ना। एकड़ को अगर आप एकड़ में नहीं लगाना चाहते तो आप जो आपने कहीं फसल है उसके बाउंड्री वाल पे लगा दें। सही है। तो उससे को आपको ज़रूरत ही नहीं है कि उसके लिए ज़मीन चाहिए। ये बगीचों में उग सकता है। मैं तो कहता हूँ ये सड़कों के साथ, रोड के साथ किसी जगह लगाएं। ये इसने इतना हो जाना है कि आपका खराब कीड़े वाला माल, अगर प्लानिंग की जरूरत है। ये आपके साथ हमें बैठ के प्लानिंग करनी पड़ेगी मजीद, इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। ये हमारा काम नहीं है, गवर्नमेंट का काम है। नहीं, अपने लिए प्लानिंग, गवर्नमेंट वाली नहीं बात। बिल्कुल अपने लिए प्लानिंग करेंगे तो आपके यकीनी तौर पर घर के खर्चात इतने काम इनके हो जाएंगे 5 उंगलियां घी में। हाँ, हो जाएगा तेल में, सनफ्लावर तेल में 5 उंगलियां घी में। देखें, आप इसका एक दफा सनफ्लावर का बाजार से लाएं। हाँ, उसका आप कुकिंग करें, उसका देखें वो तो करते हैं कितना अच्छा है। हाँ, और लेकिन उसका आपने अपनी आंखों से प्रोसेस नहीं देखा। बिल्कुल। अब इसका देखें, इसके लिए इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट और भी है जी, जो नाज़रीन को बताना बहुत जरूरी है। जल्दी हमारे एक्सपोर्ट हो रहे हैं बर्ड्स। हाँ, बर्ड्स जो है ना वो बैरूनी मुल्क एक्सपोर्ट हो रहे हैं, जिसमें पैरेट का नौजवान आजकल जो है ना उन्होंने, तो इसका एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी है ना बहुत ज्यादा। ये बर्ड्स के लिए मेन फीड है। अगर आपके लिए बर्ड के लिए बाजार में ये काम आपने ये बता दिया हमें, अब हम इसके ऊपर मजीद इसके ऊपर आपके पास आके थोड़ी सी रिसर्च करेंगे। हम नाज़रीन वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान।
वेलकम बैक जी। सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुशामदीद। ये जो जुड़वा शहर है रावलपिंडी और इस्लामाबाद, इनकी तरक्की का बेड़ा जो भी शख्स उठाता है वो सबकी नज़रों में होता है और लोग देखते हैं कि भाई यहाँ पर अब क्या काम होगा। और अब ये बेड़ा उठाया हुआ है जनाब हनीफ अब्बासी साहब ने। अच्छा, वैसे तो बड़ी मुतहर्रिक शख्सियत है, लेकिन आजकल जरा कुछ मीडिया पे नजर नहीं, कम कुछ खामोशी माइल हुए हैं, पता नहीं क्या मसला है, क्या चक्कर है, ये भी पूछेंगे इनसे कि भाई क्या क्या वजह है, जरा मीडिया से क्यों आप कतराए हुए हैं। और दूसरा ये कि इस्लामाबाद में और पिंडी की साइड पर बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंट के काम हैं जो कि नज़र आ रहे हैं। और तो और ये इलेक्ट्रिक बसें वगैरह भी आ रही हैं, बहुत सारी तामीराती काम भी हो रहे हैं। तो ज़रा इन पर बात करते हैं। हनीफ अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? ये काम ज्यादा और बातें कम वाला फिनोमेना चल रहा है आजकल आपके साथ, या कोई वजह और है? यही वजह बातें कम, काम ज्यादा। अभी आप देखें ना, अवैस भाई ने जो बात की कि पिंडी इस्लामाबाद को अगर 2008 से पहले देखें तो कुछ भी नहीं है। ना ट्रांसपोर्ट है, ना हॉर्टिकल्चर, ना खेल के मैदान, ना नए हॉस्पिटल्स, ना टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, कुछ भी नहीं। लेकिन 2008 के बाद अगर देखें रावलपिंडी के अंदर तो आपको नए हॉस्पिटल्स भी मिलेंगे। उस वक्त मौजूदा जो वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर थे और अल्लाह ताला ने उनके साथ मेरी एक ऐसी रेपो या आपस में अंडरस्टैंडिंग पैदा कर दी कि मैं गुजरते हुए कहता था कि यहाँ हॉस्पिटल बना दें, तो वो इस तरह होता था जैसे वो बच्चे नहीं कुछ मांगते खिलौने, तो वो उसको वालिदैन दे देती हैं। तो मेरे लिए तो खैर वो उस दर्जे में भी हैं, मेरे से मोहब्बत प्यार का जो रिश्ता है उनके साथ। आप यकीन माने कि रावलपिंडी के अंदर 75 साल में रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, आप खुद चले जाएं, सरप्राइज विजिट करें, ऑटो पे लगा हुआ है जैसे 777 जहाज, आप देखें ना, एक उसका पायलट अंदर वॉशरूम में चला, दूसरा मेरे साथ पीछे मुड़ के बात कर रहा था, जहाज चल रहा होता। तो इस तरह हमने उसको ऑटो पे लगा दिया रावलपिंडी से। कोई गवर्नमेंट आए, कोई शख्स आए, वो हॉस्पिटल 3000 की ओपीडी से चल रहा है। रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी जो अभी प्राइम मिनिस्टर ने इफ्तिताह किया है, किडनी लीवर ट्रांसप्लांट और डायलिसिस, आपको पता है कितना मुश्किल, ये तो जिनसे गुजरती है उनसे पूछा करें ना। बिल्कुल। तो मैंने यही, वो जो मैं भी कह रही थी कि भी आप असल प्रैक्टिकल काम जब आप कर रहे हो तो आपके पास टाइम बहुत कम होता है। यानी मैं अभी आपसे उठूंगा तो आप यकीन माने अगर शेड्यूल देखेंगे तो किसी जगह मेरा अपना ज़ाती काम नहीं है, इज्तिमाई काम है दोनों जुड़वा शहरों के। एक हम रावलपिंडी के लिए लेके आ रहे हैं, एशियन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने 35 अरब रुपया मुख्तस किया है वज़ीर आज़म की कोशिशों से, जिसकी स्टीयरिंग कमेटी का मैं चेयरमैन हूँ। वो भी 3 बजे मीटिंग है, उनके रैप आ रहे हैं। तो फिर हम जरा एक एक करके डिस्कस करते हैं वो क्या क्या रहा है काम, क्योंकि होता है कि कामों में लोग इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि पता नहीं चलता कि क्या बताना भूल जाते हैं। मीडिया पे आना बड़ा जरूरी है और बताना बड़ा जरूरी है। मैंने तो स्पेशली शायद मैं मुझे सारा दिन लोग फोन करते हैं, मैं ये नहीं कहना चाहता, आपको खुद ही पता है मैं नहीं जाता, मैंने आपको खुद फोन किया। बिल्कुल बिल्कुल। ये क्या है आप दोनों का आपस में, ये क्या है इधर? ये इनकी मोहब्बत है और आपको पता है मैं इस मोहब्बत को रिस्पॉन्ड करता हूँ बस। ये तो मैंने इसलिए कि ये चीजें ऐसी चीजें लोगों के सामने आनी चाहिए। बिल्कुल। ये तो बहुत आसान होता है एक दूसरे को गालियां देना, एक दूसरे को बुरा भला कहना, ये तो होता रहा है 75 साल से होता आ रहा है, अब भी हो रहा है। मैं कहता हूं कि हमें ये एक दूसरे से मुकाबला करना चाहिए कि मैंने इतने हॉस्पिटल बनाए, तूने क्या किया, ये मुकाबला, मैंने एजुकेशन पे ये रिफॉर्म्स की, तुमने क्या किया। बिल्कुल ठीक है जी। मैंने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे, आप देखें ना, सबसे ज्यादा तनकीद रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे की जाती है। आप भी गए होंगे, हम भी थोड़ा बहुत जाते रहते हैं यूरोप में। आप देखें ना, वो जब तक आपको सड़क का एक्सेस नहीं मिलेगा दुनिया में तरक्की कहाँ होगी। बिल्कुल ऐसे ही। अब देखें ना, पाकिस्तान में जहां से रोड्स गुजर रही हैं, आप राइट लेफ्ट देखें, उसकी डेवलपमेंट होती है, बिल्कुल ऐसे ग्रोथ नजर आ रही है। तो कहने से मुराद ये है जी, क्या क्या प्रोजेक्ट्स ऐसे जी, मैं छोटा सा, मैं पहले इस्लामाबाद पे आ जाता हूँ। हकीकत की जो डेवलपमेंट की कमेटी है उसकी मैं स्टीयरिंग कमेटी का चेयरमैन वज़ीर आज़म साहब ने बनाया और उस बुनियाद पे बनाया जो रावलपिंडी में हमारे काम थे। तो उन्होंने समझा कि शायद ये जो मैं इसको असाइनमेंट देता हूँ इसको वो पूरी कर लेता है। तो इसलिए मुझे तो इन चीज़ों के मुंह से कह के तो किसी चीज़ को मांगा ज़िंदगी में ना वालिद साहब से था तो ना ही किसी और से मांगना। उन्होंने लगा दी जिम्मेदारी। अब 150 अरब 75 ईयर्स में 150 अरब रुपए के काम हो रहे हैं। कैसा बदकिस्मत कैपिटल था जिसके पास ट्रांसपोर्ट नहीं थी, कैसा बदकिस्मत कैपिटल था। दुनिया के वाहिद चंद ममालिक में ऐसा होगा जिसकी तारीफें इतनी होती हैं दुनिया की आदमियों से। अगर आप इस्लामाबाद को देखें, इसकी नेचुरल मतलब ब्यूटी को देखें, दुनिया तो आप वाशिंगटन डीसी में भी गए हो, आप भी गए होंगे, पेरिस आप गए होंगे, ये नेचुरल ब्यूटी वहां कहीं नहीं है। लेकिन देखें ना, अभी गिलगित सकर्दू जाने के लिए मैं माजरत के साथ, मैं ये नहीं कहना बहुत खूबसूरत इलाका है, लेकिन मैं डर रहा होता हूँ। इसलिए डर रहा होता हूँ कि मैं गया
रोड ब्लॉक हो जाएगी। मैं गया, जहाज 2 दिन नहीं आएगा, मौसम खराब है। ये चीजें आपको यूरोप के बड़े बड़े इलाकों में नहीं मिलेंगी। रात की 12 बजे आप चलना शुरू करें, आपको सेफ्टी का कोई इशू नहीं है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे आप देखें। बहरहाल मैं उधर आता हूँ अपना इस्लामाबाद की डेवलपमेंट के ऊपर। तो इस वक्त आप देखें कि मेट्रो जो 4 साल से बंद थी एयरपोर्ट वाली, वो चला दी। भाराको से मेट्रो चल रही है, गुलबर्ग ग्रीन से जो रवात से चलनी है, अभी रोड्स बन रही हैं, लेकिन गुलबर्ग ग्रीन से चला दी। अब 160 इलेक्ट्रिक बसेस तैयार हैं। सिर्फ वो एलसी का जो इशू पाकिस्तान में पैदा हुआ है उस वजह से पहुंची नहीं, वरना अब तक पहुंच जानी थी। वो मेट्रो के लिए हैं बसेस? नहीं, वो है फीडर बसेस हैं। वो आपके तमाम जो इस्लामाबाद के रूट्स हैं उनको कनेक्ट कर देंगे मेट्रो से। यानी फर्ज किया कि मेट्रो से भी हो जाएंगी, लेकिन अगर आपने F11 से आना है F6 तो वो इलेक्ट्रिक बस आपको लेके आए। ठीक है, अच्छा, ठीक है जी, उसके कार्ड्स बने होंगे आपके। अगर आपने अपना संगजानी से आना है तो वो आपको लेके, मतलब 13 रूट्स हैं जो अगर टाइम होता तो वो साथ लेके आता, वो आपको लेकिन 13 ट्रांसपोर्ट आपको मिल गई। इस्लामाबाद को हमने ट्रांसपोर्ट इस 14 महीनों में दे दी। उसके बाद 7th एवेन्यू का इफ्तिताह हमने कर दिया। आपको पता लंबी लाइन लगी होती थी जो इंटरचेंज है। उसके अलावा आप देखें न्यू मार्गला रोड जो संगजानी से, जी चलें जी, न्यू मार्गला रोड आ गई। अब इसने एग्जिट कहाँ से होना था, मैंने क्वेश्चन किया उस वक्त के CDA चेयरमैन। उसने कहा ये E11 से निकल जाएगी। मैंने कहा यार E11 तो सर्विस रोड है, 25,000 गाड़ी नहीं आना तो सर्विस रोड पे तो नहीं आएगी। फिर प्राइम मिनिस्टर साहब को बताया गया तो उन्होंने फिर 11th एवेन्यू उसकी अप्रूवल दी, जो तकरीबन आपने देखा होगा मार्गला रोड के ऊपर ब्रिज एक बन रहा है, तो ये सीधा जाएगा IJP के ऊपर। उसको मैं अब IJP तो नहीं कहूँगा, कैप्टन कर्नल शेर खान रोड हमने उसका नाम रखा है। फिर कैप्टन कर्नल शेर खान रोड उसका इफ्तिताह किया प्राइम मिनिस्टर। अभी जो लेइंग स्टोन रखा है प्राइम मिनिस्टर ने, ये जो एयर यूनिवर्सिटी और बहरिया यूनिवर्सिटी, आप देखिए 20,000 स्टूडेंट्स हैं वैसे वहाँ पे, 20,000 स्टूडेंट। अब वहाँ पे हम ओवरहेड ब्रिज बना रहे हैं और अच्छा, हाँ जी, ओवरहेड उसका शाहीन चौक जी, शाहीन चौक बड़ा जबरदस्त साल, उसकी हमने लिंक स्टोन प्राइम मिनिस्टर ने रख दिया है और उसकी टेक्निकल बिड भी जो है वो भी खुल गई है। अब फाइनेंशियल बिड आजकल में खुल जाएगी। मेरे ख्याल है वो NLC ने ले भी ली है, खुली नहीं, NLC के पास है वो। अच्छा। उसके बाद आप आ जाएं आगे, अभी सरीना चौक, सरीना चौक इंशाल्लाह ताला आज उसका टेंडर खुल रहा है। ओके, वो भी अवार्ड कर देंगे। फिर आप देखिए कि एक्सप्रेस वे हम आपको फैजाबाद से लेके नहीं, 0 पॉइंट से लेके हम आपको सिग्नल फ्री देंगे रवात तक। अच्छा, टी चौक में हम वहाँ पे हम एक ओवरहेड ब्रिज बना रहे हैं उसके ऊपर। अब भाराको, अब अंदाज़ा लगाएं कि भाराको वाला जो बाईपास हम दे रहे हैं वो गलियात, हज़ारा, उसके अलावा कश्मीर, मरी, इन लोगों के लिए तो है ही है, लेकिन वो पूरे पाकिस्तान के, रावलपिंडी के लोगों के लिए, कराची 2-2 घंटे तो लोग फंस जाते थे, बाराको में फंस जाते थे। और हमने भी अपने गांव जाना हो तो 10 दफा बंदा सोचता कि यार जाइए ना जाइए, उठ जाए की करेंगे। और लेकिन अब इंशाल्लाह ताला 31 को या मैक्सिमम भी हुआ तो यकम 2 को प्राइम मिनिस्टर उसका इफ्तिताह कर देंगे, यानी वो खोल देंगे लोगों के लिए। अब देखिए, मैं इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ, इसके अलावा हमने बहुत सारी और चीज़ें भी लेके आए हैं जिसको एक ये टोटल जो बनता है, मैं जो अभी आपके सामने रख रहा हूँ, ये 150 अरब है। आसान अल्फाज में वो बिलियन चिलियन से निकल के मैं बताता हूँ लोगों को समझ, 150 अरब है। अच्छा, इसके साथ साथ हमने क्या किया है, इंटरनेशनल टेंडर कर दिया है सॉलिड वेस्ट का। ठीक है, देखिए पिंडी इस वक्त आपके इस्लामाबाद से ज़्यादा साफ है, आपकी इतला के लिए, क्योंकि वहाँ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी हमने तकरीबन 13-14 साल पहले प्राइम मिनिस्टर ने बना दी थी वहाँ पे, वो ज़्यादा साफ है। इस वक्त यहाँ पे भी हमने इंटरनेशनल टेंडर कर दिया है प्राइम मिनिस्टर के कहने के ऊपर, वो भी खुल जाएगा थोड़े दिनों तक। हम होंगे ना होंगे, जो होगा वो प्रोसेस जारी रहेगा। और इंशाल्लाह ताला सॉलिड वेस्ट, हॉर्टिकल्चर, लैंडस्केपिंग, आप अंदाज़ा लगाएं कि हमने 10 अरब तो नहीं लगाए, ऐसे झूठ बोलने वाली बात ना, 1 अरब लगाए। मैं इस्लामाबाद की बात करूँ, हमने 9 लाख इस 14 महीनों में। अभी मैं जब आपके पास उठ के जाऊँगा तो कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू पे मैं एक प्लांट जो है वो लगाने जा रहा हूँ। कल मैंने कल मैंने शवाशी पार्क में एक लगाया है, कल मैं एक वकारण शाह कॉलेज में लगा रहा हूँ। मैं डेली, ताकि उसकी वीडियो वायरल हो, लोगों को इसकी अफादियत। देखिए ना, IJP रोड पे 55,000 हमने लगाया पौधा। इसी तरह न्यू मार्गला रोड के ऊपर, हाँ 2 रूट्स में मैं पहले कह दूं, न्यू मार्गला रोड पे भी हमने तकरीबन 45,000, अब 50,000 हम बाराको पे। हम जो पाइन ट्री लगा रहे हैं वो 12 फीट का है, 10 साल बाद वो 24 फीट का हो जाएगा। इतने नहीं लगाए, वो बड़े बड़े लगाए हैं। अभी देखिए, इसके साथ जो मैं अभी अर्ज कर रहा था कि हमने तकरीबन जो सोचा हुआ है कि इस वक्त आगे आने वाले दिनों में कोई
लाख, अभी देखे ना, मैं फिर वही कह रहा हूँ कि ये हमने टारगेट दे दिया है। और सीडीए ने, चेयरमैन सीडीए, उनका माली, उनका इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, उनका हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, उनका स्टेट डिपार्टमेंट, उनका प्लानिंग वाला, ये मैं सीडीए को काम करते हुए पहली दफा इस तरह देखा है कि फिर इसका खुदारा पानी पे भी कुछ काम कर लो, इस शहर के पानी पे भी। आप ठीक कह रही है ना, पानी वाला इशू तो है। हाँ, बिल्कुल। और वो उसके ऊपर भी काम हो रहा है, लेकिन पहले कि वो कराची तक के लेवल तक पहुंचे। बिल्कुल आप ठीक है। देखिए कुछ चीजों को आप मानेंगी नहीं तो फिर काम एड्रेस कर हर वक्त आप नहीं जी सब ठीक जा रहा है, ये कैसे, ये मुमकिन नहीं है ना। ये मैं 2 रूट आपके सामने रखना चाहता हूँ इस्लामाबाद, बड़े इंपॉर्टेंट है। आपने यहाँ पे शायद उस जगह का विजिट किया हो जहाँ सिकंदर आजम ने पड़ाव डाला था, जो ये नहीं गए कभी? आप दोनों जाएं, कौन सी जगह? आप दोनों जाएं, ये शाह अल्लाह से ऊपर रूट जाता है। बिल्कुल ठीक है जी, ठीक है। और वो पड़ाव की जगह भी है, कुआं भी है जहाँ उसने, और दूसरा वहाँ बुद्धास केव्स जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, यस। 2500 पुरानी साल, वो बड़ी पुराना, अपनी सड़क बड़ी छोटी सी, लेकिन केपीके की तरफ से जो रोड आती है वो मुकम्मल है। अच्छा, जो इधर से जा रही है ठीक नहीं है, वो किसी काम की नहीं थी। उस पर फिर वजीर आजम साहब ने लेइंग स्टोन रखा जिस दिन उन्होंने इनाग्रेशन की न्यू मार्गला रोड की, और वो इन 24 फुट हम चौड़ी बना रहे हैं, और उसका टेंडर हो गया, अवार्ड हो गया है, और उसकी वो अब इंशाल्लाह ताला ये मानसून की वजह से जो कॉन्ट्रैक्टर है वो मोबिलाइज उस तरह नहीं हुआ, दोनों तरफ से वो काम करेंगे। अच्छा, यानी उधर से भी केपीके वाली तरफ से भी वो कॉन्ट्रैक्टर शुरू कर देगा काम, और शाह अल्लाह से। और ये अलेक्जेंडर रूट है, ये तकरीबन 7 किलोमीटर बनता है। ठीक है, कितने अरसे में ये तकरीबन? 6 महीने में जी। हमारा काम, हमारे काम ये थोड़ी है कि हमने सिर्फ गप्पे लगानी है, स्पीड जो है वो फिर वो चाहिए ना। अब मैं तो उस दिन प्राइम मिनिस्टर को कहा है, और ये उनका राइट है उनको कहना, हम पंजाब स्पीड से निकल के, मैंने कहा जी अब पाकिस्तान स्पीड की बात किया। हाँ बिल्कुल। और लोग कहते थे गवर्नेंस नहीं, वो 13 पार्टियों को भी तो साथ लेके चलना है ना, ये एक अलग 13 पार्टियों को साथ लेके चलना है। और फिर कल मैं एक दोस्त के साथ बैठा हुआ था यहाँ पे इस्लामाबाद में F6 में, बड़ा हमारे वो सेनेटर भी रहे हैं। अच्छा। तो मैं आप समझ जाएंगे, तो वो उसको मैं समझाने में आधा घंटा लगा, तो कहते हैं अब तूने ना गोल कर दिया मेरे पे ना। मैंने कहा आधा घंटा तो लगता है ना बंदे को समझाने में, उन्हें आती तो नहीं, मैं तेरे पे हावी हो सकता हूं। कहने से मुराद है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने, अब आप देखिए एक ये रूट, एक और रूट जो हमने अप्रूव किया है। अब आप जाते हैं, आपने जाना है मुनाल, लंबी लंबी लाइन लगी हुई हैं यार। दुनिया में आप जाएं, स्विट्जरलैंड जाएं, कहीं और जाएं, वहां भी तो लोग जाते हैं, इतने लोग। आप वाली बात, कोई केबल कार पे जा रहा है, कोई अपना ट्रेन पे जा रहा है, कोई अपना रोड के जरिए जा रहा है। तो हमने अच्छा, फिर यहाँ डिग्निटीज जाती हैं, सारे एम्बेसडर्स जाते हैं, सारे लोग जाते हैं। एक ही तो पॉइंट है हमारे पास, ये तो जब अलेक्जेंडर द ग्रेट वाला रूट निकलेगा तो वहां देखिएगा, वहां भी दूसरा मुनाल बन जाएगा। आप खानपुर इस रूट की वजह से 20-25 मिनट में चले जाएंगे, आप अंदाजा लगाएं, इतना शॉर्टकट है। बिल्कुल। अच्छा, ये जो हमने अब बरी इमाम से पीर सुहावा, ये भी 7 किलोमीटर है। सही। बरी इमाम से पीर सुहावा, इसको भी इंशाल्लाह ताला इसकी अभी प्लानिंग हो रही है। प्लानिंग से मुराद अभी प्लानिंग डिपार्टमेंट में इस हफ्ते वो अप्रूव कर देंगे, तो हम इसका भी टेंडर कर देंगे। सही। आपको एक अल्टरनेट रूट मिल जाएगा, वो लंबी लंबी क्यू से आप बच जाएंगे। जिसने उधर से जाना है उधर से जाए, उधर से उतरना है उधर से उतर जाए, और आपको एक अच्छा रूट जो है वो मुयस्सर आ जाएगा। अब देखे ना, ये वो काम है जो काम आपको ऑन ग्राउंड नजर आ रहे हैं ना। मेट्रो चलती नजर आ रही हैं, गर्मियों में ठंडी बसों में, अगर ठंडी गाड़ियों में हम बैठ सकते हैं, तो लोगों का राइट नहीं है कि वो ठंडी बसों में बैठ सकें, और वही सर्दियों में गर्म बसेज हो जाती हैं। इसी तरह मेट्रो जो पिंडी से आ रही है, अब इसके पेट्रोल की जो कीमत है, या जैसा वो 1,70,000 थी जब मेट्रो स्टेशन को जलाया गया 6 रोड वाले को, जो आज की डेट में बंद है। उसमें ये है वैसे के राइट लेफ्ट से तमाम गर्ल्स हॉस्टल हैं, बॉयज़ हॉस्टल्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, जैसे इन्होंने कहा 6 रोड, वहाँ पे सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं। वो अब 10,000 की राइडरशिप कम हो गई है, क्योंकि एक बेटी जो है वो चल के 6 रोड से रहमानाबाद तक नहीं 1 किलोमीटर जाके मेट्रो में बैठेगी, या वो चल के जाके तो वो शमशाबाद वाले स्टेशन पे नहीं जाएगी, वो तो वहाँ से बैठती थी, वहाँ से उतरती थी। लेकिन अब वो ठीक कैसे हो, एड्रेस कैसे करें उसको, क्योंकि जितनी उसमें लगी हुई थे एस्केलेटर, एलिवेटर, वो सारे मेड स्विट्जरलैंड थे। वो हमने इंपोर्ट किए थे, उसकी स्टीयरिंग कमेटी का मैं चेयरमैन था मेट्रो का, आपको याद होगा। तो वो अब उसका जो इस वक्त का एक्सपेंस है वो बनता है तकरीबन कोई 25 से 30 करोड़। अच्छा। मुझे बताएं 30 करोड़ इन हालात में कहाँ से लाया जाए, और
कैसे उसको ठीक किया जाए, ये मुश्किल काम है। सही अब है। ये तो हमने डिस्कस कर लिया, ग्रीनरी प्लांटेशन हो गया, इस्लामाबाद की रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, पिंडी की साइड पर आए। हाँ, पिंडी में सर इस वक्त आप देखें कि मेरे 75 साल में टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं था, तो चल रहा है 7-8 साल से चल रहा है, लेकिन उसको कभी विजिट करें। उसको मैंने एक दफ़ा ज़िंदगी में जर्मनी के एक इंडस्ट्रियल एरिया में गया, वहाँ तो इंडस्ट्रियल एरियाज में ये चीज़ें बनी होती है ना, वहाँ इंडस्ट्रियल एरिया में जाए आपको 3 स्टार 4 स्टार होटल्स भी मिलेंगे वहाँ। मैं 5 स्टार तो नहीं कहता, लेकिन 3 स्टार 4 स्टार आपको मिलेंगे, लेकिन मुनासिब रकम ठीक है। हाँ, बहुत ज़बरदस्त किस्म की। अच्छा, उसके बाद ये है वहाँ टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आपको मिलेंगे। 75 साल में पिंडी में कोई नहीं था, वो हमने जर्मन स्टाइल में, और उसकी कंस्ट्रक्शन भी, उसके क्लासरूम भी, उसमें मेरे ख्याल है को 56 ट्रेड जो है वो सिखाए जाते हैं उसके अंदर। जबरदस्त। खवातीन के लिए कोई क्रिकेट ग्राउंड नहीं था जिसमें खवातीन एक्सक्लूसिवली जाके खेल सकें। अब तो पीसीबी के मैंने वो जो इंचार्ज हैं उनको कहा है कि वहाँ अपनी एकेडमी भी है वकार शाह में, वहाँ में पहला फ्लड लाइट क्रिकेट स्टेडियम हमने दिया जी। वाह। वजीर आला अच्छा, पंजाब क्रिकेट स्टेडियम जब अप्रूव कराने जाते हैं तो कोई ये नहीं कहता तेरा क्रिकेट से क्या काम तुम लोगों का क्या इंटरेस्ट है? नहीं, वो होता भला क्या है, लेकिन जो पॉलिटिशियन है ना जी, वो उसका काम है कि उसकी नजर हर चीज पे रहेगी, एक ही तरफ नहीं कि सड़का बना लाते पे हैं। कुछ ऐसा है तो उसने हेल्थ पे भी तवज्जो देनी है, उसने एजुकेशन पे भी। देखे ना, ये लाहौर में किसी बाबू ने बैठ के तय नहीं किया कि रावलपिंडी में रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी बनना है या यूरोलॉजी बनना है। हमारे पास एक MRI नहीं थी, 40 करोड़ की होती है इस वक्त पिंडी में 4। और आबादी का आप तनासुब आप देखें ना, आबादी का तनासुब ये है कि पूरा पिंडी डिवीजन वहां आना है, हजारा आना है, आजाद कश्मीर आना है। इवन आपका KPK जो 2800-2900 की OPD है वहां पे RIC में, वहां पे 60% तो KPK के लोग आते हैं, मुस्तफीद होते हैं आके वहां पे। तो मैं वो अर्ज कर रहा था कि हेल्थ, एजुकेशन, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और खेल के मैदान, पहला खवातीन का क्रिकेट स्टेडियम हमने रोकार शाह में दिया। अच्छा, पहला खवातीन का एस्ट्रोटर्फ विद फ्लड लाइट्स वो हमने दिया है वकार शाह कॉलेज में। सही। फिर दूसरा हमने शनाज शेख हॉकी स्टेडियम बनाया है मुस्लिम हाई स्कूल में बच्चों के लिए। फुटबॉल स्टेडियम हमने बनाए हैं, 11 क्रिकेट स्टेडियम है फ्लड लाइट, और 2 बड़े जो हैं अपना हॉकी की फ्लड लाइट के साथ एस्ट्रोटर्फ है जो पिंडी में पहले नहीं थी, और 2 हमने बेल्जियम से मंगवा के, इसको फुटसॉल भी कहते हैं, और ये वो छोटा ग्राउंड जो होता है जी, वो हमने बेल्जियम से इंपोर्ट करके लगाई है जी। एक सेटेड टाउन डिग्री कॉलेज में जी लड़कों के, और एक शहबाशी पार्क रावर रोड पे। पार्क से हमने बनाए, लेकिन सबसे बड़ा काम जो हमने किया ना, बेनजीर भुट्टो हॉस्पिटल। मैं कहता हूँ हम नाम जो मर्जी रख दें, वो भाईजान पहली बात तो ये है कि जिसने हॉस्पिटल बनाया ना, नाम उसी का होना चाहिए। मैं अगर आप इजाज़त दें तो मैं वाकया सुनाता हूँ। ये मुस्लिम हाई स्कूल का मैंने आपके सामने जिक्र किया कि वहाँ क्रिकेट स्टेडियम भी हमने बनाया है फ्लड लाइट, और हॉकी स्टेडियम फुल एस्ट्रोटर्फ के साथ। वहाँ जब मैं गया तो ये सिखों ने बनाया था, आज से कोई 125 साल पहले या 150 साल पहले। तो वहाँ के फर्श जो थे वो ईंटों के थे, और उनका जो हॉल था लकड़ी नीचे गिरी हुई थी। बारह वहाँ मैंने चिप्स करवाए, लेकिन करते करते मैं उस दीवार पे पहुंचा जहाँ पे उसका लिंक स्टोन या इनॉग्रेशन स्टोन था, वाइट कलर का मार्बल का। उस पे लिखा था फलां सिंह 1200, फलां सिंह 1600, 1800 कुछ की बात कर रहा हूँ। भाईजान आपने अगर बनाना था मुस्लिम, तो आप नया बना के उसमें मुस्लिम लिख लें, उसमें नीफू बासी लिख लें, उसमें वैसा का नाम, पुराने वाले को क्यों आप, ठीक है ना। जिन्होंने बनाया है, मैंने क्या किया, उस मार्बल को मैंने व्हाइट मार्बल में उसका बॉर्डर बनवाया। बॉर्डर बनवाने के बाद उसमें जो स्याही खत्म हुई थी ब्लैक कलर की, उसको मैंने उस स्याही के साथ लिख दिया है कि उनके नाम नाम आप पढ़े भी जाएंगे और कई सालों तक वो जिंदा रहेंगे लोग। उन्होंने तो जो शख्स भी काम करेगा वो जिंदा रहेगा। गंगाराम जिंदा है, बिल्कुल, आज भी जिंदा है। बनाने वाला अब मुसलमान था नहीं था, ये कोई शर्त नहीं। और ये अब्बासी साहब, ये फर्क है हमारे में और भारत में। वहाँ पर तो जो चीजें उनकी हिस्ट्री से और जो हमारी भी और उनकी म्यूचुअल हिस्ट्री है वो मिटाई जा रहे हैं। बिल्कुल, वो देखे ना, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि अगर उसी काम पे हमने भी लग जाना है तो फिर कहाँ हम खड़े होंगे। हमारा जयराम जेठामल कॉलेज है, वो कॉलेज है हमेशा से इसी तरीके से जो मैं आ रहा था बेनजीर भुट्टो हॉस्पिटल, वो मुझे एक दफा जब मैं 2008 में वहाँ कदम रखा मैंने, तो मुझे वो MS साहब फरमाते हैं कि सर इसको डिमोलिश करके बनाना पड़ेगा। अच्छा। मैं कहा यार इस तरह तो टाइम नहीं होता, डिमोलिश करके बनाना पड़ेगा। तो मैंने उस वक्त के आज के वजीर आजम और उस वक्त के वजीर आला, मैं आज तक एक बात मैं आपको बता दूं पूरी कौम के सामने,
मैं अपने ज़ाती काम के लिए, मैं कभी वज़ीर आला सुन भी रहे होंगे या उनको कोई बता भी देगा तो मैं उनको भी कहता हूँ, अगर कोई है तो आके कह दे नहीं उबासी झूठ बोल रहा है। मैं ज़ाती काम के लिए कभी नहीं गया, ना मैं ज़ाती कभी किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए गया हूँ, मैं ज़ाती तौर पर ना किसी लीज़ की जगह के लिए गया हूँ। लेकिन उस शख्स को जब मैंने बताया कि यहाँ पे ये बना दें तो यकीन माने, मना नहीं किया, उसने कहा बना लो। तो मैंने कहा, मैं समझा शायद पहली दफ़ा जब 2009 में हॉस्पिटल का कहा ना, रास्ते में गाड़ी में जगह दिखाई एयरपोर्ट जाते हुए, मेरे घर से उठे थे, तो मैं क्या पता नहीं उन पहली मुलाकात थे हमें मार गए पॉलिटिशियन मारते हैं। 35 साल से तो यही सुनते आए हैं कि इस्लाम आएगा, इस्लाम आएगा। वो इस्लाम के नाम पे बाद में पता चला सारी की सारी CIA ने वो इस्लाम ही आया था ना, कोई जमहूरियत, कोई तब्दीली, देखे ना गालम गोज का नाम तब्दीली तो नहीं है ना भाईजान। अच्छा बहरहाल एयरपोर्ट आ गया, पीछे मेरी गाड़ी थी तो मैंने कहा सर चलिए, कहते हैं हॉस्पिटल नहीं बनाना। ये मैं अब शबाज शरीफ की बातें वो कर रहा हूँ जो प्रैक्टिकल है, मैं उसको कोई बना के वो नहीं पेश कर रहा हुआ है। तो मैं हैरान, मैंने पहली मुलाकात यानी पहली दफा मेरे घर जब आए, अंदर ले गए CAP लाउंज में, तो उसको सेक्रेटरी हेल्थ को फोन करके उसकी भी मैं उनको लिए भी दुआएं हैं फवाद हसन फवाद के लिए, उसको कहा कि हनीफ अब्बासी ने, अच्छा मुझे नहीं पता था कि वो पिंडी से हैं, सीधी सी बात है, सही है। तो उनको फोन करके कहते हैं मेरे सामने कि हनीफ अब्बासी ने मुझे एक जगह दिखाई है, सुबह जरा विजिट तो करो हॉस्पिटल के लिए। मैंने उनको फिर एप्रन तक भी चला गया, मैंने उनको वेव किया, वापस गाड़ी में बैठा तो फवाद साहब का फोन आ गया। उन्होंने कहा यार हनीफ अब्बासी तू बड़ा चंगा काम करना पे, मैं कल आऊँगा। सही। वो आए, विजिट किया, उन्होंने आंखें बंद करके जाके कह दिया ये बनना चाहिए। लेकिन अगर ब्यूरोक्रेट कह दें एक और का मैं जिक्र करना चाहूंगा, लेकिन जो कि वक्त हमारे पास जो है वो खत्म हो गया है, बहुत मेहरबान। लेकिन ये कि पिंडी अभी रह गया है इस्लामाबाद में, अभी आप समझे कि मैंने आपको 20% बताया। समरी दी है इन्होंने पिंडी की, रावलपिंडी की, लेकिन रावलपिंडी शहर में और मजीद क्या होने जा रहा है पर हम सेकंड नशिस्त करेंगे, बिल्कुल करेंगे। बहुत शुक्रिया अनिल साहब, सर वक्त दिया आपने, थैंक यू। नाज़रीन वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। खेल के मैदान में पाकिस्तान की जो जीत है वो सेलिब्रेट करने के लिए और उसके ऊपर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब स्पोर्ट्स के सीनियर जर्नलिस्ट और क्रिकेट इंसाइक्लोपीडिया मिर्जा इकबाल बेग साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उवैस और शिफा, आप दोनों को सुबह बखैर। सर आपको सर बड़ी जबरदस्त सुबह है पाकिस्तान के लिए। दो जीतें जो हैं वो एक स्क्वॉश की और एक ACC का जो इमर्जिंग एशिया कप था। सबसे पहले अगर हम बात करें स्क्वॉश की, हमजा खान 37 साल बाद पाकिस्तान को इतना बड़ा एजाज मिला है सर। उवैस, हमजा खान के वालिद नियाज खान उसके साथ गए थे और उसके पास एक तरफ का टिकट था। कहते हैं ना कि जीत के तो बहुत सारे फादर्स आ जाते हैं, लेकिन जो शिकस्त होती है वो यतीम होती है। तो आप बहुत सारे लोग जो है क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं, इस बच्चे को किसी ने सपोर्ट नहीं किया। ये गए और 37 ईयर्स के बाद, जैसे आपने बताया कि वो टाइटल जीत कर आया, जो पाकिस्तान स्क्वाश के लिए एक बहुत बड़े एजाज की बात है, क्योंकि जानशेर और जहांगीर खान के बाद हम लोग सुनते ही नहीं थे कि पाकिस्तान कोई इवेंट जीता है। तो हमजा खान ने वर्ल्ड जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप जीती, आखिरी मरतबा 1986 में जानशेर खान ने जीती थी। तो इट्स अ बिग ऑनर। अब हमें चाहिए कि हम इस पर इन्वेस्ट करें, क्योंकि स्क्वाश जो है वो पाकिस्तान एयरफोर्स के अंडर आती है और वहाँ के जो करता धरता वही लोग हैं। तो अब देखते हैं, क्योंकि माजी में ये हुआ है कि जिसको लगाते थे मैनेजर स्क्वाश का एयरफोर्स का, वो खुद जाकर खेलने लग जाते थे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि यंगस्टर्स को हम सपोर्ट करें, क्योंकि ये पाकिस्तान का सबसे लाली परचम सर बुलंद करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सर क्विकली ये भी बता दें कि हमजा को अगर प्रॉपरली इन्वेस्टमेंट मिली और प्रॉपर उस पर हमने खर्च किया, टाइम एफर्ट की हमजा के लिए, तो हमजा को आप आगे कहाँ तक जाते हुए देख रहे हैं? कोई जानशेर जहांगीर बनने का, US में भी जीत लिया उसने, तो बहुत सारी चीजें मतलब उसने बता दिया तो कर लिया उसने जी। उसका मुस्तकबिल बड़ा रोशन है शिफा और उवैस, और अगर इस पे हम प्रॉपर तरीके से इसको ट्रेनिंग करें, हमारे पास जहांगीर खान जैसा लेजेंडरी स्क्वाश प्लेयर मौजूद है, वो उसको गाइड कर सकता है। इसके अलावा हमारे पास जानशेर खान मौजूद है, चले फिजिकली वो इतना ज्यादा नहीं, लेकिन वो अपने तजुर्बे की बुनियाद पर गाइड कर सकते हैं। तो इन लोगों की जो गाइडेंस में कमर जमान मौजूद है, इन लोगों की गाइडेंस में ये लड़का
आगे जा सकता है। लेकिन हमारे यहाँ बाद लोग ये भी इल्जाम लगाते हैं कि पाकिस्तान स्क्वाश पर खानदानों की अजारादारी है, कि किसी और को आने नहीं देते, कि अगर मेरा बेटा खेलेगा मैं खेलूंगा तो मेरा बेटा खेलेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक आउट ऑफ नो वे हमजा खान बाहर से आया है तो उसको हमें सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा सर जी, कल की एक और ज़बरदस्त खबर, पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम, जो ए टीम, उन्होंने जीता मैच और बड़ा ज़बरदस्त मैच जीता। फाइनल मैच इंडिया से हम हारे थे राउंड में, लीग मैच में, और उसके बाद हमने इंडिया को 128 रन से हराया। तो ये जो जीत है ये कितनी अहम है? ये बड़ी इंपॉर्टेंट है जीत। वहां तो मातम का सा समय है। मैं देख रहा था कुछ यूट्यूब चैनल इंडिया के, वो बड़ा क्रिटिसाइज कर रहे थे अपने खिलाड़ियों को, और उनके जो खिलाड़ियों का रवैया भी था बड़ा जारहाना था। ऐसा लग रहा था कि मैदान जंग में मौजूद है। लेकिन पाकिस्तान ने सही उनको धूल चटाई है। जो इंडिया में कहता है धूल चटा दे, तो हम लोगों ने धूल चटाई है उनको। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए कई यंगस्टर्स, क्योंकि कल ओवैस जो 11 खिलाड़ी खेल रहे थे उनमें खिलाड़ी ऐसे रिप्रेजेंट कर चुके थे। तैयब ताहिर ने, जिनका लाहौर से ताल्लुक है, उन्होंने अभी इसी साल अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज में हिस्सा लिया था, उतने कामयाब नहीं रहे थे। उनकी कारकर्दगी, सुफियान मुकीम की कारकर्दगी, मैं समझता हूँ कि इसकी, और साइम अयूब जो कि उभरता हुआ स्टार है, उसको उसकी ओरिजिनल पोजीशन पर खिलाए। हम पाकिस्तान की सीनियर टीम में उसे चौथे 5वें नंबर पर खिला रहे थे, जिसकी वजह से वो फेल हो रहा था। लेकिन उसने क्या परफॉर्मेंस दी। अगर शुरू से ये पार्टनरशिप ना होती साहबजादा फरहान और साइम अयूब की, तो पाकिस्तान इतना बड़ा टारगेट भारत को नहीं दे सकता था। पाकिस्तान को चाहिए कि अब इन यंगस्टर्स के ऊपर इन्वेस्ट करे, इनको प्रमोट करे, इनको मौके फराहम करे, तो डेफिनेटली आने वाले वक्त में ये पाकिस्तान की सीनियर टीम का हिस्सा बन सकते हैं। अच्छा, लेकिन सर हम देखते हैं जैसे फॉर एग्जांपल शाहनवाज दहानी है, उसने पाकिस्तान की सीनियर टीम में जब वो गया तो उससे सही तरीके से काम लिया ही नहीं गया। अब वो यहाँ पर भी है, इस टीम में भी मौजूद है। तो वो क्या इन दोनों टीम्स में, ए में और पाकिस्तान की एक्चुअल टीम में, इतना कोऑर्डिनेशन का फुकतान क्यों है? ये आपका बड़ा वैलिड क्वेश्चन है वैस। मसला ये है कि शाहनवाज दहानी का फोकस हट गया था। आप देखें, कभी वो मिठाइयाँ तकसीम कर रहा होता है, कभी वो खेत में खड़ा होता है, कभी वो सेल्फियां ले रहा होता है। ऑस्ट्रेलिया में खवातीन के साथ सेल्फी ले रहा था। तो उसका फोकस हट गया है। उसको चाहिए, क्योंकि देखिए इज्जत, शोहरत, और खासतौर पर शोहरत को बरकरार रखना। अगर उसने खवातीन के साथ सेल्फी ले ली है तो आप और अवैस भी ले लें। मतलब इतना क्या सर, अब ये तो ना करें। मतलब हम लोग उम्र के उस हिस्से में हम दोनों के साथ ऐसी की तैसी दानी से आप जलिस ना हो सर। नहीं, हम लोग उम्र के उस हिस्से में कि जहाँ हम सेल्फी लेना फजूल होगा। अब तो सोचे शाहनवाज दहानी तो नौजवान है, लेकिन उसे अपना फोकस, क्योंकि उसकी शनाख्त जो है वो क्रिकेट है। शिफा, उसकी शनाख्त क्रिकेट है। वो अगर क्रिकेट पे फोकस करेगा, क्रिकेट ने उसे नाम दिया ना, वरना लाड़काना से 9-10 किलोमीटर दूर एक गांव कानपुर डहानी, वहां से वो आया। तो उसको चाहिए, उसमें पोटेंशियल बहुत है। उसने पीएसएल में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। मेरे ख्याल में उसका फोकस हट गया है। अगर वो कंसंट्रेट करे तो ही कैन बी अ वेरी वेरी गुड बॉलर। लेकिन अब जैसे तैयब ताहिर है, बड़ी ज़बरदस्त कल उसकी सेंचुरी रही, फिर जो ओपनिंग स्टैंड जो था वो भी सेंचुरी का स्टैंड था, बड़ा ज़बरदस्त स्टैंड था। ये वो लोग हैं जो कि आगे कर सकते हैं, लेकिन क्या हम इनके ऊपर इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं? क्योंकि अब देखें हमारी टेस्ट मैच जो है वो आज का जो खैर हो रहा है पाकिस्तान का श्रीलंका से, पाकिस्तान की टीम इस वक्त 24 रन पे 2 खिलाड़ी आउट कर चुकी है श्रीलंका के। अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन वो हमारी कुछ कभी कभी ऐसा लगता है कि शॉर्ट स्टिंट्स होती है। कुछ थोड़े अरसे के लिए टीम में आता है खिलाड़ी, फिर चला जाता है। कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे पास लॉन्ग टर्म के लिए स्टे करते हैं, लेकिन कई खिलाड़ी ऐसे हैं जो कि बस कुछ अरसे के लिए आते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। इसी के लिए किसी ने कहा कि जिसे पिया चाहे वही सुहागन, यानी कि अगर उसमें आप उसको जो है बहुत ज्यादा आप उसको सपोर्ट करेंगे तभी वो आगे जाएगा ना। अगर उसका अल्लाह के सिवा कोई नहीं है तो बेचारा परफॉर्म करता रहे। कई खिलाड़ी किस्से पारीना बन चुके हैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के। तो मेरे ख्याल में इनको चाहिए कि ऐसे प्लेयर्स जिनमें पोटेंशियल है, जो इन फ्यूचर पाकिस्तान की सीनियर टीम की नुमाइंदगी कर सकते हैं, इन्हें चाहिए कि उन पर तवज्जो दें। आपने बिल्कुल सही निशानदेही की। आसिम कमाल मेरे घर के पास रहता है, पाकिस्तान का बैट्समैन, जिसने पहले ही टेस्ट मैच में 99 रन बनाए थे। अब वो ऐसे ही घूम रहा होता है, कोई पहचानता ही नहीं है। कितने अच्छे स्टार्स को हमने किस्से पारीना बना दिया। तो ये बदकिस्मती है पाकिस्तान क्रिकेट की। सेगमेंट से हमें ब्रेक लेनी है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे मिर्जा इकबाल साहब, आपका वक्त दिया आपने। नाज़रीन वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे
पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुशामदीद। और जैसा कि आप जानते हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पर हम बात कर रहे हैं मुहर्रमुल हराम की, वाक़या करबला की, और आज इस हवाले से हम बात करेंगे जनाब अब्बास अलमदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शख्सियत और उनके किरदार की। हमारे साथ मौजूद है जनाब प्रोफेसर ऐनुल हक बगदादी साहब। अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आपने वक्त दिया। तो अगर आप हमें हज़रत अब्बास अलमदार की शख्सियत और उनका जो मैदान करबला में किरदार था उस हवाले से कुछ बता सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फजल व करम है कि जिसने हमें ये तौफीक दी है कि हम अहले बैत अतहार और बिलखुसूस नवासा रसूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आपकी शहादत और वाक़या करबला के ऊपर आज हम अपना हिस्सा डालने के लिए यहाँ मौजूद हैं। आपने जो सवाल किया वो बड़ा अहम किरदार है वाक़या करबला के अंदर, और वो बड़ी अहम शख्सियत हैं, और वो सैयदना अब्बास अलमदार सलामुल्लाह अलैहि आपका किरदार है। और मैं थोड़ा सा अगर इसकी बैकग्राउंड में जाऊं कि आपकी शख्सियत कैसी थी, तो मैं सबसे पहले ये अर्ज़ करूँगा कि जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सईदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपका विसाल हो गया, तो उस वक्त इमाम अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दोबारा एक नए निकाह के लिए, नई ज़िवाज के लिए कोशिश की, और उन्होंने अपने भाई थे उनके हज़रत अकील अलैहिस्सलाम, और वो हज़रत अकील थे जो वो अरब के अंसाब के माहिर जाने जाते थे। जो नस्ब होता है जी, जो लोगों की पुश्त दर पुश्त जो नस्ब चलता है उसके वो माहिर थे। तो उनसे ये फरमाया इमाम अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कि उन्ज़ुर ली इमरातुन क़द वलदतहा अल-फहुलतु मिनल अरबी, कि ए अकील भाई मेरे लिए एक ऐसी औरत तलाश करो कि जिसको अरब की किसी बहादुर खातून ने जन्म दिया हो। अतज़व्वजुहा, मैं उससे शादी करूं, फ़तलिदुली फारिसन, जो कि फिर मेरे लिए एक शाहसवार को पैदा करे। तो आप इससे अंदाजा करेंगे कि हज़रत अब्बास अलमदार की जो शख्सियत है वो आपकी जब माँ का इंतखाब किया जा रहा था, उस इंतखाब से बिफोर इस बात का ख्याल रखा जा रहा था कि आपकी वालिदा जो हैं उनकी माँ भी किसी बहादुर खानदान की, जिसके बतन से जन्म लेने वाला शख्स वो ऐसा शाहसवार कहलाए कि फिर दुनिया उसको जानने लगे। ये इमाम अली और हज़रत अकील का जो दानिशमंदाना फैसला था। फिर वो कहते हैं कि उसके बाद उन्होंने बनु कलाबिया में से इनका नाम भी, जो इनकी वालिदा थी हज़रत अब्बास की, उनका नाम भी फातिमा ही था, लेकिन ये एक उनकी मोहब्बत थी और अहले बैत के साथ उनकी मोहब्बत, और बिलखुसूस खानवादा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनकी मोहब्बत का ये आलम था कि जब वो उस घर में आई तो फिर उन्होंने अपने नाम को फातिमा के बजाय अपने जो कुन्नियत रखी गई थी उम्मुल बनीन, उस नाम के साथ आप पॉपुलर हुई और मशहूर हुई और दुनिया आपको जानती है। और फिर जब आपके बतन से औलाद हुई तो 4 जो बेटे थे, जिनमें हजरत अब्बास थे, हजरत अब्दुल्ला थे, हजरत जाफर और हजरत उस्मान अलैहिमुस्सलाम। तो ये तमाम औलादें थीं कि ये सारे के सारे ऐसे शाहसवार पैदा किए गए कि फिर ये हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का इस अंदाज में इन्होंने साथ दिया कि मैदान करबला के अंदर के क़यामत तक के लिए, जब तक करबला की तारीख जिंदा है उस वक्त तक ये किरदार भी इंशाअल्लाह ऐसे ही जिंदा और सलामत रहेंगे। तो अब दूसरी बात ये है कि इनकी तरबियत का कुछ हिस्सा जो था वो इमाम अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मिला, और फिर उनके जो इनके बड़े भाई थे इमाम अली अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद इमाम हसन की ये तरबियत के अंदर रहे, फिर कुछ अरसा ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरबियत में रहे। तो इससे भी हम ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि आप बाबुल इल्म की तरबियत में रहे, और उसके बाद अपने 2 ऐसे अजीम भाइयों के जो नवासा रसूल थे उनकी तरबियत के अंदर रहकर उनका ये आलम हो चुका था कि जब उन्होंने इस वफा को निभाया, और वो वफा कैसी थी आगे चलकर इसके ऊपर भी हम बात करते हैं। 26 हिजरी में मदीना मुनव्वरा में आपकी पैदाइश होती है। खूबसूरती का ये आलम था कि आपको बनु हाशम का चांद कहा जाता था, कमरो बनी हाशम, बनु हाशम का चांद, इतने खूबसूरत थे।
और आप इतने दराज कद थे कि तारीख में ये बयान होता है कि जब आप घोड़े के ऊपर सवार होते तो उस वक्त आपके पांव जमीन के साथ यूं चले जाते, लगते हुए कि जमीन के ऊपर वो अपना खत खींचते हुए चले जाते। ये आपके दराज कद की अलामत थी। तो ये आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि उनका क्या आलम होगा। अब मैं एक बात बताऊं कि ये जो शाह सवार जिनके बारे में इमाम अली ने शादी से पहले और निकाह से कबल तमन्ना की कि वो ऐसे शाहसवार को पैदा करे कि फिर दुनिया उनको जानने लगे, तो मैं यहाँ ये अर्ज करूंगा कि जब आप करबला के मैदान में मौजूद थे तो उस वक्त उम्मुल बनीन के एक भाई इब्ने ज़ियाद ने जब कोशिश की, शिम्र के जरिए एक खत भेजा गया इब्ने साद को। उस खत के लिखते हुए उस वक्त वहां पर आपके भाई भी मौजूद थे, तो उन्होंने शिम्र के साथ अपने बेटे अब्दुल्ला को भेजा जो कि उम्मुल बनीन के भतीजे थे, और इसलिए भेजा कि उन्होंने इब्ने ज़ियाद से ये कहा कि मेरे भांजे भी क्योंकि इमाम हुसैन के साथ हैं, तो उन्होंने ये भांप लिया था कि इन्होंने क्योंकि ये साजिश रच ली है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके तमाम काफिले को इन्होंने नाउज़ु बिल्लाह कत्ल करने का मंसूबा बना लिया है। ऐसी सूरत में वो एक खत के अंदर उन्होंने अमान मांगी, और शिम्र जब ये खत लेकर वहां पहुंचता है और करीब खड़े होकर, यानी जो इमाम आली मुकाम का जो लश्कर था उनके करीब खड़े होकर आवाज देते हैं। हजरत अब्बास और उनके दीगर तीनों भाई भी जब इसके साथ मिलकर वहां पहुंचते हैं तो उनको आगे से ये जुमला ये कहा जाता है कि आपके लिए अमान का लेटर आया है, आपको अगर आप इस लश्कर को छोड़कर अमान चाहते हैं तो आप वापस जा सकते हैं। तो उस वक्त तारीखी जुमला इमाम अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आपने फरमाया कि ला हाजत लना फिल अमान, अमानुल्लाह खैरु मिन अमान इब्न सुमैया। इब्ने ज़ियाद का नाम लिया कि इब्ने ज़ियाद मलऊन की अमान लेने से हमें अल्लाह की अमान ज्यादा बेहतर और अजीज है, इसलिए हम इस अमान और बिस्र सुमैया की अमान में खुदा की अमान के बाद हम कभी नहीं जाएंगे। तो इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि वो कैसे शाह सवार थे और वफा का उनका क्या दर्जा था जो उन्होंने इमाम हुसैन के साथ निभाई। और हत्ता कि जब आपको ये कहा गया कि आप अपने आप को हलाकत में न डालें और आप अगर चाहें तो आप इस लश्कर के साथ वापस जा सकते हैं, तो आपने सख्ती से उनको रद्द किया और उनको दुदगारते हुए आप वापस आ गए और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को आकर ये सारा मुआजरा सुनाया। और यकीनन एक आलम होगा कि जिसके ऊपर आप कितने खुश हुए होंगे। और ये आप इससे अंदाजा करेंगे कि इमाम अब्बास अलमदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अलैहिस्सलाम, आपका किरदार क्योंकि एक ताबेदारी का था, एक वफा का था। आप ऐसे शाहसवार थे कि जब आपकी तलवार चलती तो कुफार आपकी तलवार के सामने ठहर नहीं सकते थे, लेकिन उसके बावजूद जब तक इमाम आली मुकाम की तरफ से आपको जिहाद का हुक्म नहीं मिला, मुकातला का हुक्म नहीं मिला, उस वक्त तक आपने दुश्मन के ऊपर अपनी तलवार को नहीं चलाया जी। और जब आपने इजाजत चाही तो इमाम आली मुकाम ने फरमाया कि अगर आप कर सकते हो तो आप जो ये अहले बैत हैं इस वक्त प्यासे हैं, पानी मांग रहे हैं, आप इनके लिए अगर पानी का बंदोबस्त कर सकते हो तो वो कर लें। आप जब उनके लिए पानी लेने के लिए निकले तो पानी का मशकीज़ा भर लिया, आप वो मशकीज़ा लेकर वापस आ रहे थे, लेकिन उस यजीदी लश्कर को, मलऊन लश्कर को ये कबूल न था कि पानी का कोई कतरा इमाम आली मुकाम अहले बैत अतहार इमाम आली मुकाम के लश्कर तक पहुंच जाए। तो उन जालिमों ने आपके ऊपर तीरों की बौछार शुरू कर दी, हत्ता के तलवारों के वार हुए, आपके बाजू कट गए, आपने उस घड़े को अपने मुंह के साथ पकड़ लिया, लेकिन उसके बावजूद भी उन मलऊन और यजीदी लोगों ने आपके साथ ऐसा जुल्म किया कि आपका जो वो पानी वाला घड़ा था उस घड़े के ऊपर तीर मारकर पानी को भी गिरा दिया और बिल आखिर आपकी वहाँ शहादत होती है। इमाम अब्बास अलमदार का किरदार हमेशा अहले बैत अतहार के साथ इस वाक़े में तसल्ली और तशफ़ी वाला रहा। और वो वाक़या बड़ा अहम है कि जिसमें जब इमाम आली मुकाम ने तमाम एक खिताब फरमाया और उस खिताब के अंदर जब वो अहले बैत अतहार और वो बच्चे और वो औरतें जो इस लश्कर में करबला में शामिल थीं और वो जब रिक़्क़त अमेज़ गुफ्तगू उन्होंने सुनी तो वो सब
रोने लगे और जब उनके चीखों पुकार की आवाजें बाहर तक आईं तो ऐसी दुख वाली दास्तान है ये कि जितनी मर्तबा आप सुनते हैं आपका अपना इश्क उन लोगों के साथ मज़ीद गहरा होता जाता है कि जिनके बारे में हम ये दुख सुनते हैं। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जी प्रोफेसर ऐनुल हक बगदादी साहब हमारे साथ मौजूद थे। और नाज़रीन, रोज़ाना की बुनियाद पर हम यही वाक़या करबला के मुख्तलिफ शख्सियात का किरदार आपके सामने लेकर आते रहेंगे। आज के प्रोग्राम में इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।